ये है हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का तीसरा लेसन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड चैट जीपीटी मास्टर क्लास। इस कोर्स में मैं आपको वो पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा जो बना देंगे आपको चैट जीपीटी का सुपरस्टार। 2.5 घंटे से भी ज्यादा इस इन डेप्थ ट्रेनिंग में आपको मिलेगी वो सारी प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज जो आपके कंटेंट मार्केटिंग और प्रोडक्टिविटी गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा कंप्यूटर साइंस का फील्ड है जहां हम ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और काम कर सकें। सीधी बात यह है कि एआई का फंडा है कि कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बना दिया जाए कि वो इंसानों जैसा, हम जैसा बिहेव करने लगे, मतलब सोचने लगे, डिसीजंस लेने लगे और कभी कभी हम जैसी प्लानिंग भी करने लगे। तो एआई के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसमें लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एआई ह्यूमन लैंग्वेज को एआई बहुत अच्छे से समझ सकता है और बोल भी सकता है, जिससे वो लोगों को नेचुरल तरीके से बात कर सकता है, उनको बात समझा सकता है। जैसे कोई वर्चुअल असिस्टेंट या और चैटबॉट, मतलब आपको एआई इस तरह बात करता है जैसे आपको कोई दोस्त बात कर रहा हो, नेचुरल वे के अंदर, नेचुरल टोन के अंदर। तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एआई का एक कॉन्सेप्ट है। फिर होता है परसेप्शन। एआई सिस्टम सेंसरी डेटा को समझते हैं, जैसे कैमरास से विजुअल्स या माइक्रोफोन से साउंड, ताकि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील कर सके। मतलब एआई भी थोड़ा डिटेक्टिव होता है। फिर है लर्निंग। एआई सिस्टम डेटा को यूज करके सीखते हैं और टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये डेटा में पैटर्न्स ढूंढते हैं और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस या डिसीजंस बनाते हैं। मतलब एआई भी थोड़ा वो वाला कॉन्सेप्ट, आप जैसे कहते हैं मैंने ये पहले कहीं देखा है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है एआई अपनी लर्निंग के अंदर। फिर होती है रीजनिंग। एआई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है लॉजिकल रूल्स अप्लाई करके और अवेलेबल इंफॉर्मेशन से डिसीजंस लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सोचते हो अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। एआई भी एग्जैक्टली उसी तरह सोचता है, क्योंकि उसके पास डेटा है। तो कोई भी जवाब उसको प्रॉब्लम देते हो तो अपने डेटा के अंदर, अपने मेमोरी के अंदर, अपने डेटा सेट्स के अंदर उस जैसे या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ढूंढता है और उसके पास जो सॉल्यूशंस थे उसी को यूज करके वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब एआई के पास भी थोड़ा दिमाग और चालाकियां लगाने का टैलेंट है। फिर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई के पास एल्गोरिथम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एल्गोरिथम्स एआई को गाइड करते हैं कि कैसे एफिशिएंटली सॉल्यूशन निकालना है। मतलब एआई का अपना एक शॉर्टकट मास्टर प्लान होता है। अब बात करते हैं एआई के कुछ रियल वर्ल्ड यूसेज के एग्जांपल्स। वैसे तो आप आजकल हर जगह एआई का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर देखते हैं, लेकिन हेल्थ केयर में एआई बहुत इफेक्टिव साबित हो रहा है। एआई डॉक्टर्स के बेस्ट असिस्टेंट हैं आज के टाइम पर। डिजीजेस को डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट प्लान्स बनाना, डाइट चार्ट बनाना और सर्जरीज भी प्रिसाइज तरीके से करना। जैसे कि एग्जांपल है डाविंची सर्जिकल रोबोट। ये सर्जरीज बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करता है और इतना प्रिसाइसली करता है कि डॉक्टर के अगर थोड़े बहुत हाथ भी कांपते होंगे तो ये उसको भी स्टेबलाइज कर देता है। मतलब डॉक्टर ही इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत शिवरिंग या फिर थोड़ी बहुत कपकपाहट किसी डॉक्टर के हाथ में अगर आती है तो डाविंची रोबोट उसको भी कंट्रोल करके बहुत प्रिसाइसली सर्जरी करता है। ओके, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है इसकी। फिर फाइनेंस के अंदर पैसा संभालने में एआई मास्टर है। फ्रॉड पकड़ना, इन्वेस्टमेंट मैनेज करना और हर कस्टमर सर्विस के अंदर चैटबॉट से आप हेल्प करना। ठीक है, आप बहुत जगह आजकल तो व्हाट्सएप चैटबॉट्स हर बैंक ने निकाल दिए हैं। एचडीएफसी, एसबीआई फ्रॉड डिटेक्शन के बहुत अमेजिंग टूल्स बना चुके हैं। चैटबॉट से आप अपना बैलेंस पूछना हो या फिर लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस देखने हो, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वेबसाइट के ऊपर भी चैटबॉट्स लगे होते हैं आजकल तो ज्यादातर बैंक्स के ऊपर। आपको कस्टमर केयर कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसको 2 कमांड देनी है, अपना नंबर बताना है या फिर अपने व्हाट्सएप पर से तो आप डायरेक्टली बैलेंस या लास्ट 5 ट्रांजैक्शन या फिर कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। बैंक्स के बहुत सारे काम अब एआई टेक ओवर कर रहा है। अभी भी आप बहुत सारे काम अपने व्हाट्सएप, अपने एसएमएस या फिर मिस्ड कॉल या फिर ऐप के थ्रू कर लेते हो,
इमेजिन करिए पिछले 10 साल या 15 साल पहले आपको बैंक का क्या एक्सपीरियंस होता था, जहां हर चीज़ के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था। अब ज़्यादातर काम या तो आपके ऐप से हो जाते हैं, व्हाट्सएप से हो जाते हैं, फ़ोन से हो जाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर और आपकी जो एआई एक्सपीरियंसेस है और अच्छे हो जाएंगे, बैंक उन पर बहुत काम कर रहे हैं। तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के टिप्स लेने हो या फिर फाइनेंस के कुछ फाइनेंशियल एडवाइसेस लेनी हो, मार्केट के लिए समझना हो, हिस्ट्री समझनी हो, किसी कंपनी के बारे में समझना हो, तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी एआई बहुत इफेक्टिव साबित हो रहा है। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में एआई लगता है ताकि रोड सेफ्टी और बढ़े और ट्रैफिक जैम्स कम हो। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स एआई से चलती हैं और स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स एआई से कंट्रोल होती हैं। फिर बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। एआई आपके पसंद के हिसाब से कंटेंट रिकमेंड करता है। ये तो आप सब आजकल एक्सपीरियंस ही करते हैं। अब वो चाहे यूट्यूब हो या नेटफ्लिक्स हो या हॉटस्टार या कोई सा भी वेब चैनल हो या फिर कुछ सोशल मीडिया हो, वहाँ रिकमेंडेशन इंजन बहुत ही आजकल क्रूशल हो गया है। मुझे वही कंटेंट दिखेगा जो मैं देखना चाहता हूँ। ये कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप अपनी टाइमलाइन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसी तरह का कंटेंट को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप ट्रेन कर देते हो अपने यूट्यूब को, नेटफ्लिक्स को, अपने इंस्टाग्राम को, अपने टिकटॉक को ट्रेन कर देते हो कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो। आपको जिस तरह का कंटेंट देखना है उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने एआई को ट्रेन कर दिया कि मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए। अब रिकमेंडेशन इंजन उसी के हिसाब से आपको रिलेटेड वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा और उसी के हिसाब से आपको एड्स भी दिखाना शुरू कर देगा। अब रिकमेंडेशन इंजन के बिना शायद आप अपनी फेवरेट सीरीज या सॉन्ग भी मिस कर देंगे। स्पॉटिफाई के ऊपर या फिर यूट्यूब म्यूजिक के ऊपर आप जैसे म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं आपको वैसे ही रिकमेंडेशन मिलेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट आप डिसाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हो। ये सब पॉसिबल इसलिए क्योंकि आप ट्रेन कर रहे हो एआई को। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर भी, वैसे भी एंटरटेनमेंट के अंदर आजकल तो मूवीज तक बन रही हैं, शॉर्ट मूवीज, एनिमेशन, और आने वाले टाइम के अंदर एंटरटेनमेंट को बहुत बहुत हेल्प होने वाली है क्योंकि आप सीजीआई हैं, जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं। आपने सुना होगा कि सिंगर्स की आवाज़ें भी एआई निकाल लेता है। आने वाले टाइम के अंदर पूरे पूरे कैरेक्टर्स एआई के होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूवी के अंदर कौन सा रियल है और कौन सा एआई जनरेटेड इमेज है। फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर एआई हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बना सकता है। बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से, स्टूडेंट के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके हिसाब से ही उसका जो लर्निंग प्लान है वो बना सकता है। ऐप्स जैसे बायजूस की एआई आपके वीक टॉपिक्स को समझते हैं, उसी के हिसाब से कस्टमाइज प्लान बना सकते हैं। टीचर्स के लिए भी एआई बहुत इफेक्टिव हो गया, उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है ग्रेडिंग के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए। आने वाले टाइम के अंदर आई एम श्योर ऐसी मशीन ज़रूर आएंगी जहाँ पर एक मशीन के अंदर आप एक तरफ से पेपर डालिए, वो पूरा पेपर को स्कैन करेगा, आंसर समझेगा क्योंकि वो समझ सकता है ह्यूमन लैंग्वेज अच्छे से, वो रीजनिंग समझ सकता है, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकता है, उसके पास सारी नॉलेज है। तो मशीन के थ्रू ही कॉपी चेक होना कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात होगी नहीं। अब एआई कनेक्टेड होता है मशीन लर्निंग से और डेटा साइंस से। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डेटा साइंस क्या है, तो फिर हम सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे होंगे, हाँ ऑनलाइन है। सिर्फ ऑनलाइन ही कह देने से हमारी लर्निंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। इस सेक्शन के अंदर हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। हम जो फाउंडेशनल नॉलेज है, फाउंडेशनल जो लर्निंग है हमारी, हम सिर्फ वही कर रहे हैं। हमारे एक बार ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हमारे लिए नेक्स्ट लेवल जाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना, चैट जीपीटी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्ट होती हैं डेटा साइंस से, मशीन लर्निंग से। अब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं। ये तीनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और काफ़ी हद तक ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तभी काम अच्छा चलता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा साइंस की। ये
फील्ड डेटा साइंस जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस को समझने, एनालाइज करने और यूजफुल इंफॉर्मेशन के को निकालने का काम करती है। मतलब आपके पास अगर डेटा है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी एआई बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सोचो आपके पास एक स्कूल का अटेंडेंस रिकॉर्ड है। डेटा साइंस यूज करके आप पता कर सकते हो कि कौन से दिन सबसे ज्यादा लोग स्कूल आए और किस दिन सब्जेक्ट में अटेंडेंस कम थी। ठीक है, वो आपको मैनुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो पेज का जो आपका अटेंडेंस का रजिस्टर जो उसका खाली है, आप फोटो खींचिए और इंस्टेंटली डेटा साइंस के थ्रू आप उसको अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हो और वो फौरन आपको बता देगा किस दिन अटेंडेंस ज़्यादा थी और किस दिन अटेंडेंस कम थी। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रीड करना। सो बेसिकली डेटा साइंस वो फील्ड है जहां पर आप अपने डेटा को, क्योंकि डेटा 2 4 5 फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की हम बात कर रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अवेलेबल होता है और नॉर्मल इंसान के लिए या नॉर्मल कंप्यूटर के लिए वो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो डेटा साइंस उसी फील्ड को कहते हैं जहां पर आपका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बहुत अच्छे से आपकी मशीन्स लर्न कर सकें और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको निकाल सकें। डेटा साइंस वो फील्ड हुई। दूसरी हुई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन्स को डेटा सिखाना। तो जो डेटा हमने डेटा साइंस के थ्रू कलेक्ट किया है, हमें उसको मशीन लर्निंग में फीड करते रहना है। हम बार बार फीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेदर के लिए, वेदर रोज चेंज होता है, तो रोज अगर हम 365 दिन रोज हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपनी मशीन को दे रहे हैं कि आज ये मौसम है, आज इतना टेम्परेचर है, आज इतना टेम्परेचर है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेदर जो आपके आपने मशीन बनाई है उसके पास डेटा इतना हो जाएगा कि हाँ 1 जनवरी को ये टेम्परेचर था, इतने बजे सूरज निकला, इतने बजे सूरज डूबा और इतना टेम्परेचर मिनिमम था, इतना मैक्सिमम था। डे बाय डे उसके पास डेटा कलेक्ट होता चला जाता है। तो डेटा साइंस फीड करते हैं डेटा मशीन्स के अंदर, जिससे मशीन की लर्निंग इंप्रूव होती है। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें सारी जो डेटा साइंस है, इंपॉर्टेंट चीजें ही मशीन लर्निंग को फीड करता है, जो कि मशीन को रिक्वायर्ड है। जो आपने प्रोग्राम किया है अपनी मशीन को, एक्सट्रैक्टेड जो डेटा है उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके फीड करने का जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, वही डेटा वहां पे बार बार फीड होता चला जाएगा। तो मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन्स को डेटा सिखाना, जिससे वो खुद से सीखकर डिसीजंस ले सकें बिना बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए। तो आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो ऑटोमेटिकली मशीन खुद ब खुद इंफॉर्मेशन ग्रैब करता रहेगा डेटा साइंस के थ्रू और उसको फीड करता रहेगा। जैसे आपने अपने फोन को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो आपके फेस को पहचान लेता है। ठीक है, ये मशीन लर्निंग का ही कमाल है। फिर आता है नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई मतलब मशीन्स को स्मार्ट बनाना। ठीक है, अब जैसे वो इंसान जैसे कुछ सोच सकें, समझ सकें और काम कर सकें। आप जब गूगल असिस्टेंट से बात करते हो तो वो आपकी बात को समझ के जवाब देता है, वो एआई है। हेल्थ केयर में एआई काफी स्मार्ट बन चुका है। अब मशीन्स पेशेंट्स का डेटा को एनालाइज करती हैं। ये काम डेटा साइंस का हो गया। उस डेटा से फ्यूचर में आने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करती हैं। ये हो गया मशीन लर्निंग। और डॉक्टर्स को सही ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। ये काम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सोचो एक मशीन डॉक्टर के असिस्टेंट की तरह काम कर रही है। पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट देखना, हिस्ट्री चेक करना और बोले डॉक्टर साहब लगता है पेशेंट को शुगर होने का रिस्क है, इंसुलिन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये इस तरह के काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है डॉक्टर्स के लिए। तो बस अब डायग्नोसिस भी फास्ट हो गया और ट्रीटमेंट भी फास्ट हो गया। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डेटा साइंस होता है पेशेंट का डेटा इकट्ठा करो और एनालाइज करो। मशीन लर्निंग का काम होता है मशीन को डेटा से सीखने दो, जैसे ये सिम्टम्स आया तो ये बीमारी हो सकती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाओ कि वो डॉक्टर्स की हेल्प कर सकें रियल लाइफ डिसीजंस लेने में, और ये डिसीजंस बहुत एक्यूरेट होंगे। तो ये तीनों मिलकर एक सॉलिड टीम बनाती हैं, जैसे हेल्थ केयर के एवेंजर्स। इनका गोल है बेहतर डायग्नोसिस करना, सही ट्रीटमेंट देना और ज्यादा लाइव्स बचाना। इस तरह ये टीम बाकी इंडस्ट्रीज में भी रेवोल्यूशन ला रही है, एजुकेशन से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक। तो आई होप
आपको इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों की जो टीम की जुगलबंदी है, वो आपको समझ में आ गई होगी ये कितने इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ों के लिए। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई, ठीक है, ये तीनों अलग काम नहीं कर सकती, ये मिलकर ही काम करेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है LLM। LLM का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसान की लैंग्वेज को समझने और जनरेट करने के लिए बनाया गया है। ये मॉडल इतना ज्यादा टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, इंटरनेट का डेटा कंज्यूम कर चुका है, पढ़ चुका है कि अब ये क्वेश्चन का जवाब दे सकता है और बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटा कर सकता है और छोटी इंफॉर्मेशन को बड़ा कर सकता है। कुछ क्रिएटिव लिखने में भी आपकी मदद कर सकता है, जैसे पोएम, स्टोरीज या रैप सॉन्ग या कुछ भी। सोचो आप पूछते हो इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट में समझा दो, तो ये अपने नॉलेज को खंगाल कर, जितनी उसके पास नॉलेज है, उसके पास डेटा अवेलेबल है, वो पिछले आप बोल दो पिछले 500 साल का इंडिया की हिस्ट्री को समराइज करके बता दो। तो ये अपने डेटा सेट के अंदर अपने जो इसके पास नॉलेज है, इसकी मेमोरी है, उसमें खंगाल कर पिछले 500 साल के अंदर जो जो मेन इवेंट्स इंडिया की हिस्ट्री के रहे हैं उनको कंबाइन करेगा, उनको शॉर्ट समरी बनाएगा और आपको प्रेजेंट कर देगा। तो इन शॉर्ट LLM एक बड़ा ट्रेन दिमाग है जो लैंग्वेज के सारे काम कर सकता है लैंग्वेज से, ओके, क्योंकि ये LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पर ये चैटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे SMS के 160 कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज की बात नहीं हो रही है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जहाँ पर आप बहुत बड़ा कंटेंट भी बना सकते हो इमीडिएटली एक ही कमांड के साथ। ये पढ़ लिख कर एक्सपर्ट बना है ऑलमोस्ट हर टॉपिक पर। आप लिखने बोलो, समझने बोलो या सवाल पूछो, LLM हमेशा रेडी है। LLM आज एजुकेशन, कस्टमर सर्विस, कंटेंट क्रिएशन या फिर कोड क्रिएशन के लिए भी बहुत अमेजिंगली काम कर रहा है। हर कोई आजकल इस पे पूरा तो डिपेंडेंट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी शुरू हो गई है LLM के ऊपर, और आने वाले टाइम के अंदर हम और डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। जितने ज़्यादा ये सिस्टम स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, स्पेशली ChatGPT, वो जितना स्मार्ट होता चला जा रहा है, जितनी फीचर्स उसकी बढ़ती चली जा रही हैं, उतनी हमारी डिपेंडेंसी भी उस पर बढ़ती चली जा रही है। उसने पूरा इंटरनेट पढ़ रखा है। अब इंटरनेट पढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी लाखों करोड़ों वेबसाइट हैं, कितने ब्लॉग्स हैं, कितना कंटेंट है उसके पास समझने के लिए। हर टॉपिक का की इंफॉर्मेशन, आप कहते हैं ना हर चीज गूगल पर है, गूगल पर तो कुछ भी नहीं, गूगल तो एक सर्च इंजन है। हर चीज इंटरनेट के ऊपर है, तो हर इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट के ऊपर थी वो सारी LLM ने कंज्यूम कर दी है, वो सब सीख ली है। तो सोचिए उसके पास कितनी नॉलेज है शेयर करने के लिए, कितनी नॉलेज है बताने के लिए, कितने पैटर्न्स हैं उसके पास, कितने तरीके हैं, कितने स्टाइल्स हैं। दुनिया एक ही चीज को अगर किसी इंसान ने लिखा है, उसी चीज को 100 लोग अलग तरीके से लिखेंगे, तो सेम चीज LLM ने 100 अलग लोगों से सीखी है, इसीलिए ये इतना पावरफुल बन जाता है। LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इतने स्मार्ट हैं कि ये मशीन्स को इंसान जैसी लैंग्वेज समझने और बोलने में हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं कि रियल लाइफ में ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैटबॉट्स की, आपका 24/7 दोस्त। LLMs का यूज होता है चैटबॉट्स में, जो आपसे बात करते हैं, क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और हर टॉपिक की इंफॉर्मेशन भी देते हैं जिसमें वो ट्रेंड है। आप स्विगी पे लिखते हो ऑर्डर लेट हो गया है, चैटबॉट फौरन आपको रिप्लाई करता है, सॉरी हम चेक करके बताते हैं और जल्दी अपडेट करते हैं। फिर LML आपसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मांगेगा और वही आपको रिस्पॉन्स दे देगा, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कस्टमर केयर ने इतना जल्दी आपको सुपर फास्ट रिस्पॉन्स दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल है लैंग्वेज ट्रांसलेशन का। ये गूगल ट्रांसलेशन से बेटर ट्रांसलेट करता है, क्योंकि ये आपके टोन को, मूड को बहुत ज़्यादा, ये हम आगे सीखेंगे भी इसके बारे में, लेकिन कंपेयर भी करेंगे कि ये गूगल से बेटर कैसे ट्रांसलेट करता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक दूसरी एग्जाम्पल है LLM का रियल लाइफ यूसेज के अंदर। LLM को बहुत सारे टेक्स्ट डेटा से ट्रेन किया जाता है, मतलब इन्होंने गूगल से ज़्यादा पढ़ाई करी है। इस ट्रेनिंग से ये मॉडल्स ये समझ पाते हैं कि कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। LLMs ने इतनी पढ़ाई की है कि उनको हर वर्ड का पैटर्न समझ आ गया है। मतलब जैसे अगर आप कहते हैं आज मौसम बहुत सुहाना है, या फिर आप कहते हैं
उसका सुहाना फेस देखकर लोग फिदा हो जाते हैं। यहाँ सुहाना दोनों जगह यूज हुआ है, लेकिन पहले वेदर के लिए और दूसरे में किसी के चेहरे की तारीफ की जाती है। एलएलएम समझ जाता है कि कौन सा सुहाना किस टाइप का है, ये मूड है या मॉडल, राइट। तो हर सेंटेंस में वर्ड्स अलग तरह से बिहेव करते हैं और एलएलएम्स उनका मूड पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट जली हुई है, या फिर आप कहते हैं उसकी बात से लाइट जल गई, मतलब समझ आ गया। पहली लाइट का मतलब है लिटरल बल्ब और दूसरी लाइट मतलब दिमाग की बत्ती जल जाना। तो एलएमएल इतने अच्छे से ट्रेंड है कि ये दोनों का मतलब समझ जाते हैं कि किस तरह, किस वक्त पर, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, कभी कभी एक इंसान के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एलएलएम्स इतने अच्छे से ट्रेंड हैं डेटा के ऊपर, इतने ज्यादा ट्रेंड हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट समझना ही एलएलएम की सबसे बड़ी पावर है। इसको कहते हैं सिमेंटिक एसोसिएशन। सिमेंटिक एसोसिएशन का मतलब होता है वर्ड्स के बीच की दोस्ती को समझना। ये मॉडल्स ये देखते हैं कि कौन से वर्ड अक्सर एक साथ दिखते हैं और उसकी बेसिस पर मीनिंग का गेस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में अकाउंट खोलना है, या फिर आप कहते हो नदी के किनारे बैंक पे बैठकर चाय पी रहे हैं। यहाँ बैंक एक बार पैसे वाला है और एक बार रिवर वाला। एलएलएम इसका कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेता है, पैसा कमाने वाले बैंक की बात हो रही है या फिर पिकनिक वाली। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ सिमेंटिक एसोसिएशन के। सबसे पहले वर्ड मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, क्या मतलब निकला किसी बात का। सोचो जैसे वर्ड बैंक का एग्जांपल, ये वर्ड दो अलग सिचुएशंस में अलग मतलब निकालता है। जो एलएलएम्स हैं उनको ट्रेनिंग इस तरह मिली है कि वो सेंटेंस के आसपास के वर्ड्स देखकर सही मतलब समझ जाते हैं। मतलब एलएलएम्स का काम है गेस करना, लेकिन स्मार्टली। जैसे एक एग्जांपल हुआ, ही सैट बाय द रिवर बैंक। यहाँ बैंक का मतलब है नदी का किनारा। शी डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। अब ये नॉर्मल अगर वर्ड बाय वर्ड जाओ तो ये भी हो सकता है शी डिपॉजिट द मनी इन द नियर द रिवर बैंक। ओके, लेकिन अगर आप ये लिखते हो शी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, इसका मतलब यहाँ बैंक पैसा रखना है, यहाँ पर नदी के किनारे रखना नहीं है, यहाँ बैंक के अंदर रखना है, राइट। तो ये कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सबसे बड़ी पावर है एलएलएम्स की, कॉन्टेक्स्ट को समझना। और वो जब ही पॉसिबल है जब वो सेमांटिक एसोसिएशन निकाल लेते हैं कि दो वर्ड को एक जगह यूज करने से जो उसका रिलेटेड एग्जाम्पल बनता है, जो रिलेटेड एसोसिएशन है, उसका सेमांटिक एसोसिएशन जो है, वो पढ़ना एलएलएम को बहुत अच्छे से आता है। और ये पहली पावर है एलएलएम्स की। फिर दूसरा एग्जाम्पल है सिनोनिम्स और रिलेटेड वर्ड्स। एलएलएम्स को बहुत अच्छे से पता है, पूरी डिक्शनरी को याद कर रखा है। तो एलएलएम्स को पता है कि किसी वर्ड के कितने सिनोनिम्स हैं, कितने रिलेटेड वर्ड्स हैं। उसी तरह से वो उसका सेमांटिक एसोसिएशन बना सकते हैं। फिर है कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, बातों के पीछे का सेंस पकड़ना। एलएलएम की ये बहुत बड़ी पावर है कि ये वर्ड्स के पीछे, सेंटेंस के पीछे के जो अर्थ होते हैं, उन शब्दों के पीछे जो अर्थ हैं उसको भी पकड़ लेता है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एलएलएम्स की। पहली वर्ड मीनिंग समझना कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एग्जैक्टली वर्ड मीनिंग में नहीं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी वो वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। सिनोनिम्स और रिलेटेड वर्ड्स को पकड़ के भी ये सेमांटिक एसोसिएशन बनाते हैं। और कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के किसी वर्ड के पीछे के अर्थ को समझकर भी ये मीनिंग समझ जाते हैं, उससे भी एक सेमांटिक एसोसिएशन बनाते हैं। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मैं एक सवाल पूछता हूँ बहुत टेढ़ी लैंग्वेज के अंदर, हाउ इज द वेदर इन मुंबई टुडे। ओके, हाउ इज द वेदर टुडे इन मुंबई। अब इसकी सारी जो मैंने स्पेलिंग है वो गलत देखी है, लेकिन इसका आप सेमांटिक एसोसिएशन देखिएगा कि कितने अच्छे से इसको समझ के जवाब भी दे देगा। तो ये है वो एलएलएम्स की पावर, जो उसका क्रक्स है, जो उसका जूस है, वो सेमांटिक एसोसिएशन है, जिससे वो ना सिर्फ आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज समझ सकते हैं, ना सिर्फ आप जो कह रहे हैं वो समझ सकते हैं, बल्कि आप उल्टा सीधा भी कहेंगे तो भी उसकी उस बात के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो उसने एक रिलेशन बनाया है वर्ड्स का,
उस पैटर्न का, उस सबका एक रिलेशन बनाने के बाद फिर वो समझा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, फिर वो उसका प्रॉपर्ली जवाब देगा। तो अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो ये मत समझिए कि रोबोट समझेगा नहीं। आप सारी स्पेलिंग खराब करके देख लीजिए, स्पेलिंग समझता ही नहीं है, एलएलएम वर्ड समझता ही नहीं है, लेटर समझता ही नहीं है, वो उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझता है। तो ये था एलएलएम के बारे में। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी एलएलएम क्या होता है, कैसे काम करता है, और सेमांटिक एसोसिएशन क्या है। सेमांटिक एसोसिएशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, और इसको दोबारा भी आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चैट जीपीटी की वेबसाइट पर भी, गूगल पर भी, यूट्यूब पर भी आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आया है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज के अंदर सेमांटिक एसोसिएशन है वर्ड्स के पीछे का रिलेशन पकड़ना, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना। अब हम बात करते हैं टोकन्स की। अब टोकन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, इस सेक्शन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आपकी जो फाउंडेशन है, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एक बार, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में, आपको मजा आएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने में, आपको मजा आएगा प्रॉम्प्ट्स करने में, क्योंकि ये सारे आपके बेसिक्स आपके दिमाग में होंगे, आपको पता होगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली एलएलएम काम कैसे कर रहा है, मैंने जो कमांड दी उसका एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अब एलएलएम सोच क्या रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, कौन सी सिमेंटिक एसोसिएशन यहाँ इसने लगाई है। मजा आएगा जब आपके ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर इस वीडियो को की स्पीड बढ़ा लीजिए, आई डोंट माइंड, लेकिन कुछ स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आप आगे का पढ़ लोगे, आप आगे तक का पढ़ लोगे, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, मजा नहीं आएगा। ऑलराइट, तो अब समझते हैं कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स होते हैं जैसे लेगो के ब्रिक्स के ब्लॉक्स। लैंग्वेज मॉडल्स और एआई वर्ल्ड में उसको टोकन्स कहते हैं। आप उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं, ईंटें कह सकते हैं, ब्रिक्स कह सकते हैं, लेगो ब्रिक्स कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो टोकन्स वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मिलकर पूरा टेक्स्ट बनाते हैं। जैसे लेगो ब्लॉक्स को आप छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर पूरा एक मॉडल बना देते हो, आपने गाड़ी भी बनाई है, आपने घर भी बनाया, बिल्डिंग्स बनाई है। अब जैसे आपने लिखा एप्पल, तो पूरे एप्पल वर्ड का भी एक टोकन हो सकता है, या फिर आपने लिखा अनबिलीवेबल, तो अन प्लस बिलीवेबल ये मिलके दो टोकन हो सकते हैं, जिसको मिला के एक वर्ड बनेगा। या कभी कभी एक ही कैरेक्टर, जैसे ए बी सी, आपने लिखा ए, कहीं भी लिखा बी, कहीं सी, अगर ये कैरेक्टर्स भी यूज हो रहे हैं तो वो भी टोकन्स ही यूज करेंगे। एआई इन टोकन्स को पढ़ता है, समझता है, और फिर उनका यूज करता है स्मार्ट टेक्स्ट जनरेशन में। तो ऑलमोस्ट जैसे हम व्हाट्सएप पर ऑटो सजेस्ट यूज करते हैं वैसे ही, लेकिन बस थोड़ा सा 1000% स्मार्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिखते हैं आई लव प्रोग्रामिंग, तो टोकन्स इसके हो सकते हैं, आई एक टोकन हो सकता है, लव एक टोकन हो सकता है, प्रोग्राम एक टोकन हो सकता है, या प्रोग्रामिंग एक टोकन हो सकता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क एक टोकन हो सकता है। एआई हर टोकन का मीनिंग और उसका प्लेसमेंट समझकर पूरा सेंटेंस का सेंस बनाता है। बिल्कुल टीचर जैसे जो हर वर्ड के पीछे का मकसद पकड़ लेता है, वैसे ही एआई काम करता है। तो आप सोच रहे हो टोकन्स बड़ी बोरिंग सी चीज है, अरे नहीं। एआई के लिए टोकन्स का मतलब होता है टेक्स्ट के छोटे छोटे टुकड़े, और ये टुकड़े अलग अलग साइज के हो सकते हैं, बिल्कुल जैसे पिज्जा के स्लाइसेस, कभी बड़ा, कभी हाफ, कभी छोटा, कभी एकदम टाइनी, कभी कोई एक साइज नहीं, परफेक्ट नहीं। सो लेट्स ब्रेक इट इनटू 3 टाइप्स। वर्ड लेवल टोकन्स, पूरा वर्ड जब एक सेंटेंस को अलग अलग शब्दों में डिवाइड किया जाता है तो एक शब्द का एक टोकन बनता है। जैसे द कैट स्लीप्स, अब यहाँ 3 वर्ड्स हैं, द कैट स्लीप्स, तो यहाँ 3 टोकन हो गए। एआई को लगता है सिंपल है बॉस, 3 वर्ड्स हैं, 3 टोकन्स, काम खत्म। फिर होते हैं कुछ सब वर्ड टोकन्स, हाफ कट स्पेशल्स। कभी कभी एक वर्ड इतना लंबा और यूनिक होता है कि उसको एआई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, पार्ट्स में तोड़ देता है। इन्हें हम कहते हैं सब वर्ड्स। ना पूरा वर्ड ना कैरेक्टर, एकदम बीच का सीन, ओके, सब वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पीनेस, अब इसके 3 टोकन बनते हैं, अनहैप्पी और नेस, ओके। एआई सोचता है फुल वर्ड समझना मुश्किल हो तो उस वर्ड के टुकड़े कर दो। अब टुकड़े करने से उसका जो अनहैप्पीनेस के अंदर, अब हम नॉर्मली भी अगर इसको तोड़ देंगे तो हमें इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। अन मतलब ऑपोजिट, हैप्पी मतलब खुशी, और नेस मतलब एक एडजेक्टिव उसका। तो अनहैप्पीनेस के, तो ये
वर्ड को तोड़ने से भी उस वर्ड के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। फिर होता है कैरेक्टर लेवल टोकन्स, हर लेटर मैटर करता है। ये स्टाइल तब यूज होता है जब हर कैरेक्टर या लेटर को अलग अलग टोकन बनाना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल WHO हु, अगर आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे WHO, तो फिर वो हु हो जाता है, कौन। लेकिन अगर वही आप WHO कर देंगे तो फिर हर लेटर का एक इंडिविजुअल मीनिंग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि जो LLMs हैं, AI है, आपके वर्ड को यू रीड नहीं करते, वो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। तो अगर आप नॉर्मली स्मॉल लेटर्स में हु लिखेंगे तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अगर वही आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर WHO लिख दिया है मिलाकर, तो उसको कौन नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, फिर उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हर लेटर का भी एक इंडिविजुअल टोकन वहां बन जाता है। ओके, तो ये 3 तरह के टोकन्स होते हैं जो वर्ड को रीड करने में डिफाइन करते हैं। बस फर्क यह है कि AI को किसी शर्लॉक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही इतना जीनियस है। वो पकड़ लेता है कि कौन से वर्ड को कितने टोकन्स असाइन करने हैं और या फिर किस वर्ड को यूज करने में कितने टोकन्स लगेंगे। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, एग्जाम्पल्स हैं टोकन्स को यूज करने के लिए LLMs के लिए। मूविंग ऑन, व्हाई टोकन्स मैटर, ये टोकन्स मैटर क्यों करते हैं। अभी AI का सीक्रेट सुपर पावर है, टोकन्स लैंग्वेज मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये AI को टेक्स्ट को समझने और प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। सो जो AI को पूरा लैंग्वेज को डाइजेस्ट करना है, और टोकन्स उसका छोटा छोटा बाइट साइज खाना है। तोड़े बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक किसी वर्ड को, बचपन में भी हमें सिखाया गया है, किसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए अगर कोई वर्ड जब पढ़े होते थे, हम छोटे थे, तो बड़े सेंटेंसेस को अगर हम तोड़कर पढ़ देंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन आसान हो जाता है। अगर किसी वर्ड को हमें प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो रही है तो हम उसको तोड़ दिया करते थे। हमारे टीचर कहते थे उसको तोड़ दो और फिर उसको पढ़ो। हिंदी में भी, इंग्लिश के अंदर भी, उसको अगर तोड़ के हम उसको फिर पढ़ेंगे तो हम उसको वर्ड को प्रोनाउंस करना आसान हो जाता है। सेम वे LLMs के लिए भी ये किसी वर्ड को पढ़ना आसान जब ही होता है जब वो उसके टुकड़े कर देता है। कभी कभी टुकड़े करने की जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है LLMs के लिए टोकन को यूज करना। इसीलिए जब हम गलत स्पेलिंग भी अगर उसको ChatGPT को दे रहे हैं, जब भी वो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट समझ जा रहा है, क्योंकि वो जैसे गूगल में भी आप कहते हैं ना, कुछ आप कुछ गलत भी डाल देते हैं तो गूगल आपसे पूछता है डू यू मीन दिस। वो AI ही है, वो समझ सकता है कि आपने कुछ गलत टाइप कर दिया, इसका आपको ये टाइप करना चाहिए था लेकिन आपने ये टाइप किया, इसका मतलब आपने कुछ गलत टाइप किया है। इसीलिए वो आपसे पूछता है डू यू मीन दिस, आपको सही सेंटेंस देता है डू यू मीन दिस। सेम वे ChatGPT या AI मॉडल्स भी उसी तरह काम करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल बताऊं, अगर आप सेंटेंस लिखते हो आई लव चॉकलेट आइसक्रीम्स, तो AI उसको ब्रेक करेगा वर्ड्स के अंदर और सब वर्ड्स के अंदर। जैसे आई लव चॉकोलेट आइसक्रीम, और वर्ड को ब्रेक करने के बाद वो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझता है और उसी से वो टोकन्स को इस्तेमाल करता है। okay? इन्हीं टोकन्स के थ्रू समझकर वो सेंटेंस को समझ पाता है और आपको उसको रिस्पॉन्स दे पाएगा। तो समरी यह है कि टोकन्स इज इक्वल टू टेक्स्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स। AI इन्हें यूज करके ह्यूमन लैंग्वेज समझता है। ट्रांसलेशन, चैटिंग, राइटिंग स्टोरीज सब टोकन की वजह से पॉसिबल है। चाहे गूगल ट्रांसलेट हो या ChatGPT, सबके पीछे टोकन्स ही हैं बॉस। स्मॉल इन साइज, बिग इन इम्पैक्ट। तो टोकन्स के बिना AI कुछ भी नहीं है। जैसे वर्ड्स बनाने के लिए अल्फाबेट चाहिए होते हैं, इसीलिए AI को आपके सेंटेंस रीड करने के लिए टोकन्स चाहिए होते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको एक टेबल। अब इस टेबल के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको ये ChatGPT के मॉडल्स दिखेंगे, राइट फ्रॉम ChatGPT 1, 2, 3, 3.5, 4, टर्बो, ओमनी और मिनी, जो कि लेटेस्ट है इस वक्त। यहाँ आपको मॉडल नंबर दिखता है, वहां पर आपको फिर कॉन्टेक्स्ट विंडो दिखती है। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है? जब हम ChatGPT पर जाते हैं तो ये जो एरिया है जहां पर ChatGPT हमको रिस्पॉन्स दे रहा है, जवाब दे रहा है, इस एरिया को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर कितने टोकन्स यूज होंगे वो इन ChatGPT के मॉडल से डिफाइन होता था। अब होता क्या है, इस बात को अच्छे से समझिए कि ये टोकन्स मैटर क्यों करते हैं।
जैसे आप देख सके हैं कि हर मॉडल के कुछ टोकन लिमिटेशन थी कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर। तो एक बारी में उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी थी कि आपको 512 टोकन दिखा सकता था, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था, जो फर्स्ट वर्जन था। चैट जीपीटी को नई चीज़ नहीं है। इसके बारे में कोई बात करेंगे कि ये 2022 में ही क्या 21-22 में ही क्यों आया, ठीक है। तो फिर चैट जीपीटी 2 की जो कैपेबिलिटीज थी वो 1024 टोकन्स थी। फिर चैट जीपीटी 3 में वो डबल हुई। चैट जीपीटी 3.5 के अंदर वो 4000 फिर डबल हो गई, 4098 हो गई। चैट जीपीटी 4 के अंदर वो फिर डबल हो गई, फिर 4 टाइम्स हो गई, और अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी 1,28,000 टोकन लिमिट है कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर। अब होता क्या है कि आपने जब मान लीजिए आप एक चैट विंडो पर हैं, ये हम चैट विंडो पर जाते हैं चैट जीपीटी के, और ये एक चैट विंडो है। आपने इस पर कुछ सवाल पूछा, कुछ क्वेरी की, कुछ प्रॉम्प्ट दिया। उस प्रॉम्प्ट का जो जीपीटी आपको रिस्पॉन्स देगा वो टोकन्स में ही जा रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो जो रीड करेगा, बताएगा, वो सब टोकन्स के अंदर ही जाएगा। तो हर मॉडल की कुछ टोकन लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी 3.5 जो आज के टाइम पर फ्री वर्जन है, उसकी जो टोकन लिमिटेशन है 4096 है। तो क्या हो कि जब ये टोकन्स खत्म हो जाएंगे, एक बार ये टोकन कंज्यूम हो गए, तो उस मॉडल की जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उसको वो इंस्ट्रक्शंस याद नहीं रहेंगे जो आपने 4000 टोकन पहले दिए थे सेम विंडो के अंदर। विंडो आपने चेंज नहीं करी है, सेम विंडो के अंदर जो 4000 टोकन पहले आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो मॉडल भूल जाएगा। उसकी उतनी ही मेमोरी है कि वो पिछले 4000 टोकन्स ही याद रख सकता है। तो यही कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं लेटेस्ट के अंदर। जो लेटेस्ट पेड मॉडल है चैट जीपीटी मिनी 4 आज के टाइम पर, उसकी जो टोकन कैपेसिटी है वो 1,28,000 है, ओके, जो कि ह्यूज है, जो बहुत ज्यादा है। इस इतने टोकन्स के साथ आप पूरी ई बुक लिख सकते हो, आप पूरा ब्लॉग लिख सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता था, अगर आपको पहले याद हो, जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा और वो जैसे जैसे आप ब्लॉग लिखते जा रहे हो, थोड़ी देर बाद रिस्पांस वेग होना शुरू हो जाते थे, अजीब अजीब रिस्पांस आने लगते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह के रिस्पांस आने शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए था कि क्योंकि वो उस मॉडल की जो मेमोरी थी वो खत्म हो गई। आप उसी विंडो पे सवाल पूछे जा रहे हो, और उसकी मेमोरी खत्म हो चुकी है, उसके टोकन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आपको कहीं मीटर भी नहीं दिख रहा है कि वो उसमें आपने कितने टोकन्स यूज कर चुके हो आप। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम ट्रैक करें कि हम कितने टोकन्स यूज कर चुके हैं ताकि हमें बेस्ट रिस्पांस मिल सके। लेकिन सोचिए, आपको जब दिख ही नहीं रहा है कि आपने कितने टोकन कंज्यूम कर लिए हैं, तो आप तो बात करे जाओगे ना नॉर्मली चैट के ऊपर, आपको नहीं आइडिया टोकन्स के बारे में। लेकिन अगर टोकन आपने कंज्यूम कर ली है उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के, तो फिर उसकी मेमोरी लॉस होने शुरू हो जाएगी, फिर वो गजनी बनना शुरू हो जाता है। फिर उसको याद नहीं रहता कि आपने क्या पूछा था, आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मैंने आपसे पहले क्या बात करी थी, वो भूल जाता है। उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको उस पेज की समरी निकालकर एक नया विंडो खोलेंगे, एक नया कॉन्टेक्स्ट विंडो खोलेंगे, फिर आपके वो टोकन्स रिफ्रेश हो जाएंगे। तो एक विंडो की मेमोरी होती है ये टोकन्स की जो लिमिटेशंस हैं, जो लिमिट्स हैं। अभी फ्री वर्जन आप यूज कर रहे हो चैट जीपीटी का, 3.5 वर्जन है फ्री वाला। रोज आपको कुछ डेली, कुछ हर 5 घंटे पे करीब 40 मैसेजेस मिलते हैं फ्री यूज करने के लिए चैट जीपीटी 4 मिनी के। उसके बाद वो आपको अलर्ट दे देता है, वार्निंग दे देता है कि आपका कोटा जो फ्री का है वो खत्म हो गया है, इसको अपग्रेड कर लीजिए। और वो ऑटोमेटिकली आपको डाउनग्रेड कर देता है चैट जीपीटी 3.5 मॉडल के ऊपर, जहां पर आपको 4096 टोकन की लिमिटेशन मिलती है। तो जब तक आपके 4000 कंज्यूम नहीं हो रहे, जब तक तो आपको ठीक ठीक जवाब देता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 4000 या 4100 टोकन्स कंज्यूम कर लेंगे, फिर आपके रिस्पॉन्सेस खराब होने चले जाते हैं। तो अगर आप 3.5 यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे कॉन्टैक्ट जनरेट कीजिए और बार बार नई कॉन्टेक्स्ट विंडो को यूज करते रहिए, ठीक है। ये हो गई चैट जीपीटी की बात। अब दूसरे मॉडल्स की अगर हम बात करें, डीपसीक आजकल बहुत लाइट में था, बहुत ज्यादा हंगामा मचा
डीप सीक के आने से। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि डीप सीक आपको फ्री में टोकन्स दे रहा था 128,000, मतलब 1,28,000 टोकन लिमिटेशन दे रहा था कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर, जिससे आप लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट बना सकते थे विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो जो चीज चैट जीपीटी के ऊपर $20 की है वो डीप सीक आपको फ्री में दे रहा था। ठीक है, ज्यादातर कुछ रिस्पॉन्सेज मुझे डीप सीक के बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ चैट जीपीटी के बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका काम सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है, सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट क्रिएट करना है, तो डीप सीक एक अच्छा ऑप्शन आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट चैट जीपीटी ही है। उसके बहुत रीजंस हैं और ये पूरा कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया है ये पूरा चैट जीपीटी के ऊपर ही किया है। जब तक आप ये पूरा कोर्स देखेंगे आई एम श्योर आपको भी चैट जीपीटी की पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट, सिर्फ नॉर्मल कमांड के लिए नहीं है, नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग के लिए नहीं है, ये बहुत पावरफुल, बहुत डीप है। तो चैट जीपीटी के अलावा अगर हम दूसरे मॉडल्स पर, दूसरे जो LLMs है उनके बारे में अगर देखें तो क्लॉड की जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो 2 लाख टोकन्स की है। परप्लेक्सिटी की टोकन विंडो छोटी है, 8,000 to 32,000 डिपेंड्स ऑन द बैकएंड। और जेमिनाई की, गूगल जेमिनाई की जो अभी एक्सपेरिमेंटल है कॉन्टेक्स्ट विंडो है 1 मिलियन टोकन्स की। ठीक है, इसीलिए गूगल सबको पीछे छोड़ने वाला है लगता है बहुत जल्दी। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की भी टोकन विंडो है 1,28,000 टोकन्स की। तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये टोकन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है और LLMs इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ये था टोकन्स के बारे में। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी हो गई होगी कि टोकन्स काम किस तरह करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है LLMs के लिए भी, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको भी समझने के लिए। अब जब नेक्स्ट टाइम आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, चैट जीपीटी या कोई दूसरे LLMs यूज कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि आपका रिस्पॉन्स खराब क्यों होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के जो टोकन्स है वो कंज्यूम कर चुके हो। अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स का जवाब देने का। ठीक है, तो मूविंग ऑन, अब थोड़ा सा समझते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल होता है कि गूगल सर्च और चैट जीपीटी में क्या फ़र्क है, या फिर किसी भी LLMs के अंदर क्या फ़र्क है। देखिए, गूगल सर्च एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को ढूंढने में आपकी हेल्प करता है, नो डाउट अबाउट दैट। गूगल अभी भी बहुत पावरफुल है, बहुत यूजफुल है, हर कोई यूज करता है और होपफुली करता रहेगा। जब आप गूगल में कुछ क्वेश्चन या कुछ कीवर्ड पर सर्च करते हो, उसको टाइप करते हो, तो ये इंटरनेट पे उन टॉपिक्स से जुड़ी वेबसाइट ढूंढकर उनके लिंक्स आपके सामने कर देता है। ठीक है, अब उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसका गूगल का अपना एल्गोरिथम है कि वो किन वेबसाइट्स को चूज कर कर उनको टॉप 10 में दिखाता है फर्स्ट पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप ढूंढते हो पालक पनीर की रेसिपी क्या है, तो पालक पनीर की रेसिपी वो उन वेबसाइट को सर्च करेगा जहां पर पालक पनीर की रेसिपी अवेलेबल है, और जिसको वो समझता है कि बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपको सबसे ऊपर दिखा देगा। फिर आपको उन वेबसाइट्स में से किसी एक वेबसाइट पर क्लिक करके वहां जाना पड़ेगा, वहां पर उसकी रेसिपी होगी। तो ये भी वन वे कम्युनिकेशन हो गया कि आपने खुद किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढा, वहां पहुंचे, आपने पढ़ा, फिर आपने पालक पनीर बना लिया और खा लिया। ये हो गया एक तरीका रेसिपी ढूंढने का। लेकिन जब आप LLM के ऊपर आप सर्च करते हो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं और मैं खुद ये बहुत यूज करता हूं। आपने वही चीज यहां पर ढूंढी कि गिव मी द रेसिपी फॉर पालक पनीर। अब LLM ने भी वही किया, इसने भी पूरे इंटरनेट को खंगाला और देखा कि उसके जो डेटा बैंक है उसके अंदर पालक पनीर की कितनी रेसिपीज हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन थी, जो सबसे ज्यादा अच्छे रैंक थी इंटरनेट के ऊपर, उसने आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी लिंक पे क्लिक करना नहीं पड़ा, किसी वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ा, उसी विंडो के अंदर आपके पास रेसिपी वर्ड बाय वर्ड आ गई इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल आप कैसे ले जा सकते हो, क्योंकि ये चैट है, इसको कॉन्वर्सेशनल कैसे बना सकते हो। अब आप उसी के ऊपर, चैट के ऊपर पूछते हो कि हाउ कैन आई मेक दिस रेसिपी विदाउट ऑयल। ठीक है, अब उसने फिर रेसिपी को रिफाइन किया और आपको बता दिया कि बिना ऑयल के आप इसको कैसे बना सकते हो। अब उसको आप और डीप में आपको उससे बात करनी है, तो आप फिर पूछते हो LLM से कि इज इट गुड फॉर डायबिटिक्स। ठीक है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो अब
चैट जीपीटी फिर अपने नॉलेज बेस के अंदर खंगालता है और देखता है ये हेल्पफुल है या नहीं है, वो आपको जवाब देता है ये ठीक है या नहीं है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता है, उसको पता होगा, वो बताएगा आपको ये ठीक है या नहीं है। अब उसने बता दिया, फिर आप कहते हो कि आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, क्या मैं ये पनीर खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो इस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल आपको खाली इंफॉर्मेशन देता है और रीडायरेक्ट कर देता है। आपके पास चॉइस होती है कि आप किस लिंक पर क्लिक करोगे, किस वेबसाइट पर जाकर कौन सी रेसिपी बनाओगे। एलएलएम्स का फायदा ये है कि एलएलएम आपको सेम विंडो के अंदर ही आप कॉन्वर्सेशनल मैटर के अंदर उसी मुद्दे के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर बात करते चले जाते हो और आप उसी से रिलेटेड भी या अनरिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हो। आपने पूछा रेसिपी कौन सी है, आप उसके अंदर कहते हो क्या इसके अंदर मैं पालक डाल दूं तो क्या हो जाएगा, क्या इसके अंदर मैं सोयाबीन डाल दूं तो क्या हो जाएगा। तो वो उसी से रिलेटेड आपको रेसिपीज बताता रहेगा। और अमेजिंगली जो गूगल नहीं कर सकता वो चैट जीपीटी ये कर सकता है कि आप उसको बता दीजिए कि मेरे पास पनीर है, मेरे पास आज पालक है, मेरे पास सोया सॉस है, मेरे पास ये 5 आइटम है, इनसे मिलाकर मुझे कोई भी 5 रेसिपीज बता दो। ठीक है, ये कभी ट्राई कीजिएगा। आप उसको इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए चैट जीपीटी को और कहिए इन 5 या 7 या 10 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मुझे कोई 5 रेसिपीज बता दो जो हेल्दी हो। वो आपको 5 रेसिपीज कॉम्बिनेशन बनाकर या फिर अपने नॉलेज बेस में से निकालकर आपको 5 रेसिपी या 2 रेसिपी, 1 रेसिपी बता देगा। ठीक है, इस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर पावरफुल हैं। ऐसा नहीं है कि वन इज बेटर देन द अदर। जो काम गूगल भी कर सकता है वो आज भी एलएलएम नहीं कर सकते, और जो काम गूगल नहीं कर सकता था वो एलएलएम ने करके दिखा दिया है। तो दोनों डिफरेंट बॉल गेम्स हैं। गूगल भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है लिविंग अप टू एआई मार्क। वो थोड़े लेट हो गए हैं, थोड़े नहीं बहुत लेट हो गए हैं इस रेस के अंदर, लेकिन वी आर श्योर कि वो इतनी जल्दी पेस पकड़ेगा अभी आने वाले टाइम के अंदर। आपने 1-2 महीने में देखेंगे आप 2025 के अंदर ही गूगल इतने कमाल के प्रोडक्ट्स निकालने वाला है कि इन सबको बहुत अच्छी रेस दे सकेगा। ओके, टॉपिक से थोड़ा हटेंगे नहीं, स्टे ऑन टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वेयर वी डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन गूगल सर्च एंड एलएमएल। इन दोनों का पर्पस क्या होता है। गूगल सर्च इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ढूंढकर आपको दिखाता है। एलएमएल आपको सीखी हुई नॉलेज से नया टेक्स्ट बना कर देता है, मतलब नया जवाब आया और नया कंटेंट बनकर आया। ठीक है, तो कभी ये गलत भी होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये और ज़्यादा सोफिस्टिकेट होते चले जा रहे हैं, अब आपको जवाब गलत नहीं मिलते। पहले मिलते थे, लेकिन अब आपको बहुत सटीक, बहुत एक्यूरेट जवाब मिलते हैं एलएलएम से। फिर दूसरा डिफरेंस है आउटपुट। गूगल आपको वेबसाइट्स के लिंक्स देता है, उनकी लिस्ट आपको दे देता है, फिर आपको खुद उन वेबसाइट को विजिट करना होता है। ठीक है, एलएलएम्स सीधा टेक्स्ट में जवाब देता है या कंटेंट देता है बिना किसी लिंक के। लिंक भी मिलता है कुछ एग्जांपल्स के अंदर, लेकिन आपको डायरेक्ट जवाब वहीं मिल जाएगा। आप उसको चैट ही समझिए, ये सर्च नहीं है, ये चैट है। आपने कुछ पूछा, उसने आपको बता दिया। वो बताया कैसे? अपनी नॉलेज से बताया। ये जैसे आप अपने किसी बहुत एजुकेटेड फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपने उससे कुछ सवाल पूछा, उसने आपको जवाब दे दिया। फिर तीसरा डिफरेंस है इंटरैक्शन। गूगल सर्च पे आपको लिंक्स पे क्लिक करना पड़ता है और ज्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन एलएलएम्स आपको डायरेक्टली एआई से बात करते हो, वो आपको फौरन जवाब दे देता है। फिर चौथा डिफरेंस है डेटा सोर्स। डेटा का जो जरिया है वो क्या है। तो गूगल सर्च के अंदर तो हर वक्त इंटरनेट पे नए पेजेस अपडेट होते रहते हैं, जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन होगी गूगल आपको वो दिखा देगा। लेकिन एलएलएम पहले से ट्रेन किए गए डेटा पर डिपेंड होता है और ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क अराउंड करना होता है। लेकिन एलएलएम्स ट्रेंड होते हैं, तो जैसे अभी मई 2025 चल रहा है, तो हर मॉडल के कुछ कट ऑफ डेट होती है ट्रेनिंग की। जैसे शायद अभी जुलाई या अगस्त चल रहा है चैट जीपीटी का, और आई थिंक जुलाई और समथिंग 2024। तो ये 5-6 महीने पीछे चल रहे होते हैं। तो अगर आप उससे कुछ रीसेंट करंट अफेयर्स पर सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं है और आपको वहाँ मैसेज दिखता है कि मैं अभी इस टॉपिक के ऊपर ट्रेन नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जहाँ पर गूगल
बहुत अभी आगे है, आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स, अपडेट्स वो आपको रीसेंट मिलेंगे, करंट हर मिनट का आप अपडेट ले सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है एलएलएम्स के ऊपर। ओके, तो ये बेसिकली 4 डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये बेसिकली 4 डिफरेंसेस हैं। आपका आपका पर्पस, आपका आउटपुट, डेटा सोर्स और जो इंटरैक्शन है। तो ये हो गए की डिफरेंसेस बिटवीन गूगल और एनी एआई मॉडल। ये बताना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि यार गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, या फिर बहुत से लोग कहते हैं यार अब तो चैट जीपीटी पे सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, दोनों की अपने अपनी एक्सपर्टीज़ है, दोनों के अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, दोनों की इंफॉर्मेशन का तरीका देने का अलग है, बताने का अलग है, समझाने का अलग है। राइट, तो आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एनएलपी की। एनएलपी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एआई का एक फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स और ह्यूमन अपनी नेचुरल लैंग्वेज, मतलब हमारी जो डेली बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसमें बात करते हैं। इसमें मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज की ग्रामर, टोन और कॉन्टेक्स्ट समझना सिखाया जाता है ताकि वो हमसे आसानी से और स्मार्टली बात कर सके। अब समझते हैं कि एनएलपी काम कैसे करता है। एनएलपी काम करता है आपकी लैंग्वेज को समझने के लिए। जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एलएलएम्स हैं, वो एनएलपी को, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो प्रोसेस है, इसको यूज़ करते हैं आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस को समझने के लिए। मतलब वो आपके सवाल या इंस्ट्रक्शंस के पीछे का मतलब और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ट्रेन किए गए हैं। ठीक है। दूसरा होता है लैंग्वेज जनरेशन। भाषा बनाना भी एनएलपी का काम है। जब एलएलएम्स इनपुट समझ लेता है तो एनएलपी की मदद से वो एक रिलेवेंट और क्लियर जवाब जनरेट करता है। मतलब एलएलएम ने आपका जो सवाल है वो कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है, लेकिन उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, मतलब आपकी ही जबान में, आप ही की जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करता है उसी टोन में जवाब देने की कोशिश करता है। देखिए, ये अभी भी 100% एक्यूरेट नहीं है। अभी भी आपको दिख जाएगा कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे, प्रॉपरली गाइडेंस यूज़ करेंगे, प्रॉपरली पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, तो एक हद तक आप उसको ह्यूमनाइज टोन बना सकते हैं। देखिए, प्रॉम्प्ट का काम ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस इतने अच्छे दें कि उसका आपको रिस्पॉन्स आपके हिसाब से मिले। ठीक है। तो ये जितने भी एलएलएम्स हैं वो आपके इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स देंगे ना आपको। तो जैसा आपका इंस्ट्रक्शंस होंगे, जैसा आपका प्रॉम्प्ट होगा, जैसा आपकी रिक्वेस्ट होगी, जैसा आपका इंस्ट्रक्शन कमांड होगा, वैसा ही आपको जवाब भी मिलेगा। अगर आपका बहुत जेनेरिक सा प्रॉम्प्ट होगा, बहुत जेनेरिक सा कमांड होगा, तो आपको रिस्पॉन्स भी जेनेरिक ही मिलेगा। आने वाले सेक्शंस के अंदर हम डीपली स्टडी करेंगे कि आप प्रॉम्प्ट कैसे बेटर करेंगे, और इस कोर्स का मकसद भी तो वही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसी का ही नाम है। तो आपके टोन को, आपके कॉन्टेक्स्ट को एलएलएम ने एक बार समझ लिया अपनी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन उसको रिस्पॉन्स जब देना है, उसका रिस्पॉन्स के अंदर वो एनएलपी को यूज करेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करेगा, ताकि उसको एक कॉन्वर्सेशनल वे के अंदर आपको समझा सके। फिर थर्ड तरीका है इंटरप्रिटेशन का, मतलब कॉन्टेक्स्ट से मतलब समझना। एनएलपी जो है वो एलएलएम्स को उन वर्ड्स या फ्रेजेस के मीनिंग समझने में मदद करते हैं जिनके मल्टीपल मतलब हो सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि बार्क शब्द का मतलब हो सकता है एक डॉग की आवाज़, या ट्री का आउटर लेयर, उसको भी बार्क कहते हैं। जो एलएलएम है वो हेल्प लेते हैं अपने एनएलपी मॉडल्स की उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डॉग्स बार्क वाज लाउड, और या फिर कहें द ट्रीज बार्क वाज रफ। तो दोनों के अंदर कॉन्टेक्स्ट समझकर एनएलपी एलएलएम को समझाता है, और रिस्पांस के अंदर भी एलएलएम फिर एनएलपी का ही हेल्प लेता है आपको रिस्पांस देने के लिए। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा समझने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते चले जाएंगे, आपको ये बातें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है इस वक्त ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो समझने के लिए कि एनएलपी और एलएलएम और ये टर्म्स अभी हम शायद पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ट्रस्ट मी, ये जैसे जैसे आप
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते चले जाएंगे, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। नेक्स्ट होता है सेंटिमेंट एनालिसिस, इमोशंस को समझना। इमोशंस को समझना भी एलएलएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो ह्यूमनाइज टोन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि एलएलएम्स के अंदर इमोशंस नहीं है, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। इमोशनल कंटेंट भी आप बना सकते हैं एलएलएम्स के थ्रू, तो वो बात नहीं है कि रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होते, वो इमोशंस खाली ह्यूमन के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है। एलएलएम्स के अंदर भी सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, वो इमोशंस को समझ सकता है और आपको जो रिस्पॉन्स देता है उसके अंदर भी इमोशंस को ऐड कर सकता है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर जो एनएलपीज हैं वो एलएलएम्स के टेक्स्ट के पीछे की फीलिंग्स या इमोशन समझ सकते हैं, ताकि वो अपना जो जवाब है, रिस्पॉन्स है, उसी हिसाब से दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो मुझे इस मौसम से बहुत थकान हो गई है, तो एलएलएम एक एम्पैथेटिक टोन में जवाब देगा कि मुझे पता है जब मौसम साथ ना दे तो कितना मुश्किल होता है। तो आपने अगर एक इमोशनल प्रॉम्प्ट दिया है तो उसका रिस्पॉन्स भी इमोशनल ही आएगा, क्योंकि एनएलपी हेल्प करते हैं एलएलएम्स को सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर। 4 डिफरेंट तरीके से एनएलपी काम करता है एलएलएम्स के साथ। अब हम बात करेंगे कि जीपीटी क्या है। तो इसको भी हम तोड़ देते हैं टोकन्स की तरह। हम इसको 4 टोकन में डिवाइड कर देते हैं। जनरेटिव, प्री ट्रेन्ड, ट्रांसफॉर्मर्स, जिन मॉडल्स को पहले से ही ट्रेन किया गया हो किसी टास्क के लिए। देखिए, अब इतना पावरफुल मॉडल बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, जबरदस्त डेटा सेंटर्स और बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। ये सब 2018 में जब चैट जीपीटी का फर्स्ट वर्जन आया था ही मैच्योर हो पाया था, तभी GPT-1 लॉन्च हुआ। लेकिन सोचो आप एक पुरानी साइकिल चला रहे हो जिसमें पेडलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पीड बहुत स्लो ही निकलेगी ना। जब आप पेडल ही नहीं कर पाओगे पुराने साइकिल के ऊपर, खड़ 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 कर करके चलेगी, तो आप साइकिल कहाँ से तेज चला पाओगे। मतलब यूट्यूब पर वीडियो बफरिंग ही होती रहेगी, पेजेस देर से लोड होंगे और सिंपल गूगल सर्च के अंदर भी 10 सेकेंड 12 सेकेंड लग जाएंगे। अगर आपको याद हो, सबने तो शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन आप में से अगर जो लोग 40s में हैं, 50s में हैं, 40s एंड 40 प्लस हैं, आपके घरों में डायल अप कनेक्शन हुआ करता था। उस टाइम पर इंटरनेट इतना स्लो होता था कि 1 मिनट में एक वेबसाइट खुला करती थी। तो अगर उस स्पीड पर ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ होता तो पॉसिबल ही नहीं था ना इतना डेटा था, ना इतनी तेज इंटरनेट था, ना ऐसे डेटा सेंटर्स थे। अब सोचो फरारी चलानी हो एकदम तेज स्पीड और स्मूथ राइड के लिए, यूट्यूब पर 4K वीडियो बिना रुकावट चल रही हो, गेम स्ट्रीमिंग परफेक्ट चल रहा हो और गूगल सर्च फौरन रिजल्ट दे रहा हो। ऐसा मॉडल चलाने के लिए आपकी फरारी जैसी इंटरनेट ही चाहिए और सुपर कंप्यूटर जैसे मशीन्स चाहिए, वरना डायल अप जैसे इंटरनेट पर तो मॉडल बस यही कहेगा आप सोच रहा हूँ ये बोलता रहेगा। तो ये चैट जीपीटी, ये जीपीटी, ये सब बहुत पहले भी आ सकते थे, लेकिन इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिला। इनके पास ना वो इंटरनेट स्पीड थी, ना वो उतना डेटा था, ना उतने डेटा सेंटर्स थे और ना ही उतने यूजर्स थे, ठीक है, कि इनको ट्रेन किया जा सके। कहते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर ह्यूमन मैनकाइंड का 90% डेटा आया है। अब वो डेटा वेबसाइट्स हो, ब्लॉग्स हो, वीडियोस हो, ऑडियो, जितना भी ऑनलाइन डेटा है वो उसका आज तक का उसका 90% पिछले 10 साल में आया। तो चैट जीपीटी या जीपीटी को ट्रेन करने के लिए डेटा की जरूरत तो है ना, इतना तो आप समझ गए। अगर उसके पास डेटा ही नहीं होगा तो उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, उसको रिस्पॉन्सेज नहीं दे पाएगा, वो आपको अच्छे जवाब नहीं दे पाएगा, अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, अच्छा कंटेंट नहीं दे पाएगा। तो बहुत अच्छा ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा भी तो चाहिए ना उसको। अगर आपके पास एक ही किताब है पढ़ने के लिए तो आपकी जो नॉलेज होगी उस एक किताब तक ही लिमिटेड हुई, लेकिन आपके पास 1000 किताबें और आपने सारी 1000 किताबें पढ़ ली हैं तो आपके पास नॉलेज भी बढ़ गई, आपके पास 1000 किताबों की नॉलेज है। सेम वे जीपीटीज को वो नॉलेज डेटा चाहिए था। ये जो एआई है वो आज से यूज़ नहीं हो रहा है, वो बहुत ज़माने से यूज़ हो रहा है। गूगल बहुत ज़माने से यूज़ कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज बहुत ज़माने से यूज़ कर रही है, लेकिन चैट जीपीटी को जो प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है और वो अपने प्री ट्रेन्ड कंटेंट से ही कंटेंट जनरेट करके आपको देता है, कुछ नया नहीं बनाता, उसी को रिफ्रेश करके
कंटेंट उसने, आपने कुछ सवाल पूछा, उसने सारे इंटरनेट को सर्च किया, अपने डेटाबेस में सर्च किया, जो उसके पास पहले से जो डेटा है उसको सर्च किया, उसमें से जो उसको रिस्पॉन्स मिला उसको ही उसने रिफ्रेश करके आपको बता दिया एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। यही तो काम है ना जीपीटीज का, लैंग्वेज मॉडल्स का। तो अगर उसके पास उतना डेटा ही नहीं था तो आपको बताता क्या? तो ये बाउंड था इस टाइम पर ही आने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड 5G नेटवर्क स्पीड जो है, आपकी भी स्पीड और डेटा सेंटर्स की भी स्पीड अब इतनी हाई है कि ये जब ही पॉसिबल हो पाया, और आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा इसीलिए होता चला जाएगा क्योंकि अब इंटरनेट स्पीड और ये बैंडविड्थ बहुत अच्छी होती चली जा रही है। पुराने ज़माने में एक वीडियो डाउनलोड करने के लिए 5 घंटे लगते थे, अब पूरा वीडियो जनरेट करने में अब मिनटों लगते हैं। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीपीटी कोई ऐसी कोई रेवोल्यूशन नहीं है कि ये अभी हुई है, ये बहुत पहले भी हो सकती थी, लेकिन इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिला उस टाइप का कि ये एग्जिस्टेंस में आती। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो अब बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए हैं, ये भी समझ लिया है कि जीपीटी क्या होता है। अब जीपीटी सारे जीपीटी ही हैं, डीप सी, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, ये सब जीपीटीज हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी इज एन एआई मॉडल बाय ओपन एआई। ओपन एआई इज द नेम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का नाम है। इट engages users in natural language conversations, offering logical and contextually relevant responses। ये देखिए, वैसे अगर आप समझते, मैं आपको अगर नॉर्मली ये पूरी डेफिनेशन समझाता तो शायद आपकी समझ में ना आती, लेकिन हमने अभी अपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा कि ये कह रहा है कि इट engages users in natural लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन, जो कि एनएलपी से बनती है, ऑफरिंग लॉजिकल एंड कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज। ये एलएलएम की पावर के साथ जो हमने पढ़ी कि उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं एलएलएम की, उससे आपको रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज कैसे देता है। ठीक है, तो ये है चैट जीपीटी के बारे में। ओपन एआई ने बनाया है, 2018 में लॉन्च हुआ था, अब इसके एडवांस्ड वर्जन आ गए हैं। बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। हम नॉर्मली जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है वो शायद इसका 2-4% ही यूज़ कर पाते हैं। अदरवाइज हम आगे पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे कि इसके कितने पावरफुल फीचर्स हैं जो हम अपनी प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। कुछ कैपेबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे मोटी मोटी, अब बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, मैं आपको मोटी मोटी बताऊंगा कि ये इसकी चैट जीपीटी की बेसिक कैपेबिलिटीज़ जो है वो क्या है। उसमें सबसे पहले है क्वेश्चन एंड आंसरिंग, ये सवालों के जवाब देता है। चैट जीपीटी आपके सवालों के एक्यूरेट और इन्फॉर्मेटिव जवाब देता है, चाहे टॉपिक कोई भी हो, क्योंकि इसने तो सब कुछ पढ़ रखा है ना। तो अगर आप पूछोगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, तो आपको फौरन बोलेगा एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। ऑलराइट, तो सवालों के जवाब देना ये पहली कैपेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट कैपेबिलिटी है कंटेंट जनरेशन, नए आइडियाज और लिखने में आपकी हेल्प करता है, जैसे कि स्टोरीज, एसेस, पोएम। बस टॉपिक दो, चैट जीपीटी बना के देता है आपको एक क्रिएटिव कंटेंट। एक जैसे आप उसको चैट जीपीटी को बोलते हो एक फनी स्टोरी लिखो स्कूल की, तो वो कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद आप उसको और कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको कि प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है या फिर हाई स्कूल है, उसके हिसाब से आपको स्टोरी बना कर देगा। अगर वो प्राइमरी स्कूल या प्ले स्कूल की स्टोरी बनाना चाहते हैं तो वो छोटे बच्चों की स्टोरी होगी, लेकिन अगर आप कहते हो उससे हायर स्कूल की स्टोरी बनाओ, थोड़े से मेच्योर स्टूडेंट्स के बारे में स्टोरी बना कर देता है। तो दूसरा कैपेबिलिटी हुई कंटेंट जनरेशन की। फिर है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, भाषा बदलना, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, और वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में हो सकती है या फिर मल्टीपल लैंग्वेज की भी हो सकती है। एक ही बार में आप 4 डिफरेंट लैंग्वेज या 5 डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है क्योंकि वो एनएलपी का यूज़ करता है। अब इंग्लिश से हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करना हो, आप इजीली कर सकते हैं बिना उसका मतलब चेंज करे। लर्निंग एंड अडेप्टेशन, सीखना और बेटर करना, जितना आप यूज़ करते हो उतना बेटर बन जाता है। आपके फीडबैक से सीखता है चैट जीपीटी या कोई भी जीपीटी, क्योंकि वो आपके डेटा को ही यूज़ करके वो अपने आप को ट्रेन करता है। मशीन लर्निंग की यही तो फ़ायदे हैं ना जो हमने सीखा कि मशीन लर्निंग
सेल्फ लर्निंग मोड में डिज़ाइन की जाती है कि जितना आप उसको डेटा फीड करोगे वो साइकिल उसकी चलती रहती है, उसका जो पेडल होता है वो घूमता रहता है, लर्निंग वाला वो कभी रुकता नहीं है। कि जितना आप उसको चैट जीपीटी से बात करोगे उतने अच्छे से वो अपने आप को ट्रेन कर पाता है, और जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतने ज़्यादा उसको डेटा फीड हो रहा है, उतनी ज़्यादा उसकी फीडबैक फीड हो रही है, और इतना वो बेटर होता चला जा रहा है। तो लर्निंग एंड अडेप्टेशन एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है चैट जीपीटी की। वो आपके रिस्पॉन्सेज से भी सीखता है और इंटरनेट के रिस्पॉन्सेज से भी, जो ऑनलाइन भी बातें हो रही हैं वो भी उससे भी सीखता है। फिर है कॉन्वर्सेशनल इंटरेक्शन, बातें करना, जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, या आपके साथ नेचुरल और स्मूथ कॉन्वर्सेशन कर सकता है। कस्टमर सर्विस या वर्चुअल असिस्टेंस भी आपका बन सकता है जिसमें ये फुल एक्सपर्ट है। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो वो समझ जाएगा आपके इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और आपसे सीधा पूछेगा कि टिक्का मसाला करना है या फिर मार्गरीटा। तो कॉन्वर्सेशनल इंटरेक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। आप एक टॉपिक से स्टार्ट करके उसी को स्ट्रेच्ड आउट कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर उस टॉपिक से और टॉपिक्स निकालकर कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट भी कर सकते हो। फिर है टेक्स्ट समराइजेशन, लंबे आर्टिकल्स को शॉर्ट वर्जन बनाना। ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। आप एक बहुत 50 पेज का या 10 पेज का या कितना बड़ा भी पूरी बुक भी आप चैट जीपीटी को रेफर कीजिए और आप कहिए कि उसकी समरी बना के दे दे, तो पूरे कंटेंट को के अंदर जो मेन पॉइंट्स है उनको एक्सट्रैक्ट करके उसकी समरी बनाकर दे देगा। मतलब पूरी बुक की समरी एक पैराग्राफ के अंदर बन सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, आपके हिसाब से सजेशंस, आपके चॉइस और पहले के चैट्स के बेसिस पर स्मार्ट सजेशन देना, ये चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, मुझे, जैसे मैं पूछता हूँ कि मुझे थ्रिलर मूवीज बताओ, तो और थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ कि मुझे कोई थ्रिलर मूवी बताओ, गॉडफादर जैसी, मुझे गॉडफादर पसंद है, उस जैसी कोई मूवीज बताओ। तो वो पहले गॉडफादर को स्टडी करेगा, वो देखेगा गॉडफादर किस टाइप की मूवी है, उससे रिलेटेड फिर उस जॉनरा के मूवीज आपको सजेस्ट कर देगा। अब ये कैपेबिलिटीज हुई कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। इसके अलावा भी चैट जीपीटी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे इमेजेस जनरेट करना, ग्राफ्स बनाना, पीडीएफ बनाना, ऑडियोज या वीडियोस को एनालाइज करके समरी देना, प्रेजेंटेशन बनाना, और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये एडवांस फीचर हैं या फिर पेड फीचर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ी पावर है चैट जीपीटी के इसके साथ जो प्लगइन्स हैं जिनको जीपीटी बोला जाता है चैट जीपीटी के अंदर, कनेक्टेड हैं और एसोसिएटेड हैं चैट जीपीटी के साथ। इससे इसकी चैट जीपीटी की जो पावर है और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कैनवा पे आप यूज़ करते हैं, कैनवा के अंदर आपको थर्ड पार्टी एप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आजकल थर्ड पार्टी ऐप हर जगह कनेक्टेड होती हैं, इसी तरह चैट जीपीटी के साथ भी बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स जुड़ी हुई हैं, जो कि चैट जीपीटी के साथ मिलकर और ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करती हैं। और ये सारी इमेज जनरेट करना, ग्राफ्स बनाना, पीडीएफ वगैरह ये सब बनाना थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू ही होगा पॉसिबल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हुई कैपेबिलिटीज चैट जीपीटी की। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी के लिए साइन अप करना ज़रूरी है। आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर के चैट जीपीटी पर अकाउंट होंगे और आप सबने थोड़ा बहुत यूज़ भी किया होगा, लेकिन फिर भी क्या करूं, बेसिक से समझाना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो शायद पहली बार चैट जीपीटी सीखना चाह रहे हैं। तो ये आते हैं आप चैट जीपीटी के पेज पर, जो कि है chatgpt.com। यहाँ पर राइट साइड में आपको साइन अप का बटन दिखेगा, यहाँ पर आप साइन अप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपकी नई विंडो खुलती है। यहाँ पर आप या तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, और जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास एक एक्टिवेशन लिंक आता है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल साइन अप प्रोसेस है। दूसरा, आप अपने फ़ोन नंबर से भी साइन अप कर सकते हैं, या फिर गूगल से, फिर माइक्रोसॉफ्ट या अपने एप्पल आईडी से भी। ठीक है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ, अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा अकाउंट बन गया। मुझे ऑथराइज करना है गूगल को और मेरा अकाउंट बन गया। जब हम लॉग्ड इन होते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, तो आप थोड़ा सा विंडो को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैट जीपीटी की जो पूरी विंडो है ये क्या कहती है। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है साइड बार। इसमें सबसे ऊपर है न्यू चैट्स, जहाँ से आप एक न्यू चैट क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेंगे चैट
सर्च करने का ऑप्शन, आप यहाँ से अपने चैट के अंदर के कंटेंट से भी सर्च कर सकते हैं और चैट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। फिर एक नया ऑप्शन जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है वो लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी के अंदर आपको आपकी इमेजेस दिख जाएंगी, जो जो इमेजेस आपने जनरेट की हैं चैट जीपीटी के ऊपर वो यहाँ लाइब्रेरी में दिख जाएंगी। फिर उसके बाद आता है जीपीटीज का ऑप्शन। जीपीटीज हैं जो एप्स हैं, इनको आप एप्स कह लीजिए, प्लगइन्स कह लीजिए, कहीं कोई ऐप कहता है, कहीं कोई प्लगइन कहता है। चैट जीपीटी के अंदर इनको जीपीटीज कहा जाता है, पहले ये प्लगइन्स ही थे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर आपको उसके नीचे आपकी चैट हिस्ट्री दिख जाती है, टुडे, यस्टरडे, आपके पिछले 7 दिन और पिछले 30 दिन एंड ओल्डर। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको सारी हिस्ट्री दिख जाती है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। किसी भी चैट को सिलेक्ट कर उस पर राइट साइड पर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, उसको या तो शेयर कर सकते हैं किसी अपने फ्रेंड या कॉलीग के साथ, उसको रीनेम भी कर सकते हैं ताकि आप उसको ठीक से सर्च कर सकें, या उसको आर्काइव कर लीजिए, वो हिस्ट्री से यहाँ से हट जाएगी, लेफ्ट साइड बार से हट जाएगी, आर्काइव सेक्शन में चली जाएगी, या फिर आप उस चैट को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है बटन साइड बार को क्लोज करने का। आपको अगर ब्रॉडर विंडो चाहिए तो आप इसको कोलैप्स कर दीजिए, या फिर आप विंडो को ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। अब तो वर्जन रहे नहीं, अब तो एक ही वर्जन चल रहा है और वो ऑटोमेटिक स्विच है। अगर आप पेड पर हैं तो आप चैट जीपीटी 4 मिनी पर होते हैं, और आप फ्री वर्जन पर होते हैं तो आप चैट जीपीटी 3.5 पर होते हैं। राइट साइड में आपको पहला ऑप्शन मिलता है टेम्परेरी चैट का। टेम्परेरी चैट की फीचर है कि जब आप कोई चैट करना चाहते हैं जिसको आप नहीं चाहते कि वो आपकी हिस्ट्री में दिखे, तो वो टेम्परेरी चैट में जाती है। नेक्स्ट, आपके प्रोफाइल आइकन के ऊपर जब हम क्लिक करें तो पहला ऑप्शन आता है आपका अपग्रेड प्लान का। अगर आप फ्री प्लान पर हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, जिसका $20 पर मंथ चार्ज है। कस्टमाइज चैट जीपीटी के ऑप्शन के अंदर आप कुछ ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं चैट जीपीटी को कि जिनका वो ख्याल हमेशा रखेगा। कुछ डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हो, तो जब भी चैट जीपीटी आपको एड्रेस करेगा तो आपके नाम से करेगा। आप अपने बारे में भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप क्या काम कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चैट जीपीटी ख्याल रखेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या है, उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएट करके देगा। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उसको चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आप हमेशा एक फॉर्मल टोन चाहते हैं या प्रोफेशनल टोन चाहते हैं या विटी चाहते हैं या कॉमेडी चाहते हैं, किस तरह की टोन आप यूज़ कर सकते हैं, या वो कैजुअल होगी या फिर चैटी होगी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ रेडीमेड इंस्ट्रक्शन हैं जो चैट जीपीटी पहले चेक करेगा रिस्पांस देने से, तो ये डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शंस पहले से रहेंगे। आप यहाँ से कुछ ऑलरेडी अवेलेबल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी ऐड कर सकते हो कि आप विटी रिस्पॉन्स चाहते हो या फिर इनकरेजिंग चाहते हो, तो ये इस तरह से भी आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हो चैट जीपीटी के लिए। फिर आप यहाँ पर दूसरे पैरामीटर्स भी हम आगे पढ़ेंगे कि हम यहाँ पर कैसे पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे अपने रिस्पॉन्सेस को बेटर करने के लिए। तो अभी के लिए कंफ्यूज ना हो, ये है कि हम यहाँ पर कुछ कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं चैट जीपीटी को जिनका ख्याल वो हमेशा रखेगा। हमें बार बार अपने चैट के अंदर, अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर उन चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। हम कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ जनरल सेटिंग के अंदर आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ नॉर्मल सेटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटिफिकेशन के बारे में आप देख सकते हैं कि आपको पुश नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स हैं, कुछ स्पीड सेटिंग है, कुछ डेटा कंट्रोल की भी सेटिंग है कि आप जो लिंक्स शेयर कर रहे हैं वो किस तरह होंगी, या फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन भी है अपना अकाउंट डिलीट करने का। बिल्डर प्रोफाइल के अंदर आप अपने लिंक्डइन, अपने गिटहब, अपने एक्स अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी बिल्डर प्रोफाइल बनती है जिसको चैट जीपीटी रीड करके आपको कस्टम रिस्पॉन्सेज दे सकता है। फिर कनेक्टेड ऐप्स के अंदर आप अपने जो गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है उसको कनेक्ट कर लीजिए फाइल अपलोड करने के लिए। कभी कभी आप कुछ पीपीटीज अपलोड करेंगे, कुछ पीडीएफ अपलोड करेंगे रीड करने के लिए चैट जीपीटी को, तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके डायरेक्ट ड्राइव से आप उसको एक्सट्रैक्ट करो तो आप अपनी ड्राइव भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको एक कोड
भी वेरीफाई करना पड़ेगा अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी रीजन के लिए एक अच्छी चीज़ है। या फिर अगर आपका अकाउंट बहुत जगह लॉग्ड इन है और आप चाहते हो सब जगह लॉग आउट हो जाए तो आप यहाँ से हो सकते हैं। सेटिंग्स के बाद हमारे पास हैं फिर कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर आप देख सकते हैं, ये अगर आपके काम के हैं और आप कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं तो ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके काम आ सकते हैं। फिर है कुछ हेल्प और FAQ सेक्शन, कुछ रिलीज नोट, टर्म्स एंड पॉलिसीज, और एक सर्च एक्सटेंशन भी है चैट जीपीटी का जो बहुत हेल्पफुल होता है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और लॉग आउट। तो ये है नॉर्मल विंडो चैट जीपीटी का। सेंटर में हमारे यहाँ पर यहाँ ये प्रॉम्प्ट विंडो है, चैट विंडो है। यहाँ पर आपको प्लस साइन मिलता है जहाँ से आप अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो अपने वन ड्राइव या गूगल ड्राइव से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना, वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको फोटोज या फिर कुछ फाइल्स यहाँ पर रेफरेंस के लिए अपलोड करनी है अपने कंप्यूटर से, आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट टू इट आपके पास टूल सेक्शन है जहाँ से आपको अगर इमेज क्रिएट करनी है तो आप इमेज क्रिएट सेक्शन पे जाएंगे। आप चाहते हो वेब सर्च करना, ये लेटेस्ट फीचर है चैट जीपीटी का, आप वेब भी सर्च कर सकते हैं बहुत एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज के लिए। आप कोड लिखना चाहते हैं तो आपको कोई एक स्पेशल कैनवस एरिया मिल जाता है कोड लिखने के लिए, या फिर रीसेंट अपडेट के अंदर अब आप डीप रिसर्च भी कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। फ्री के अंदर आपको 5 सर्चेस मिलती हैं डेली, या फिर आप चाहते हैं बहुत डीप एनालिसिस करना अपने प्रॉम्प्ट का, उसके बाद रिस्पॉन्स देना, तो चैट जीपीटी पहले अच्छे से उसको सोचेगा, बहुत डीप एनालिसिस करेगा अपने डेटा के अंदर वेब के ऊपर, फिर आपको रिस्पॉन्स देगा, फॉरन रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो वो थोड़ा सा सोचता है, उसके बाद रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गए आपके टूल्स के। राइट साइड में आपके है वॉइस कमांड और यूज वॉइस मोड, तो आपके प्रॉम्प्ट और आपका रिस्पॉन्स दोनों ऑडियो में आएंगे। तो ये है आपका चैट विंडो का पूरा लेआउट, बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड में आपके चैट हिस्ट्री है, न्यू चैट्स हैं और जीपीटीज हैं। राइट साइड में सेटिंग है जो आप हार्डली कभी यूज करते हो। सेंटर में आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो है जहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वहीं आपको रिस्पॉन्स मिलता है। इसी को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो इस सेक्शन के अंदर जहाँ पर हमारा फंडामेंटल सेक्शन था, ये इस सेक्शन को ये यहाँ ख़त्म होता है। अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे फंडामेंटल्स अब क्लियर हो गए हैं। होपफुली आपको क्लैरिटी आ गई होगी अब चैट जीपीटी के बारे में आप समझेंगे डिटेल के अंदर। आने वाले टाइम के अब हमारे एडवांस लेवल के अंदर हम जाएंगे जहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एडवांस प्रॉम्प्टिंग में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा पैरामीटर्स के बारे में। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ सेट रूल्स आप बनाते हो चैट जीपीटी के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। उसमें सबसे पहले होगा टेम्परेचर। जो आप टेम्परेचर सेट करते हो अपनी चैट का, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। और टेम्परेचर अगर लो होगा तो इसका मतलब बहुत फोकस्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्सेस आपको मिलते हैं। इसकी रेंज 0 to 2 होती है। नॉर्मली पॉइंट्स के अंदर आप कमांड देते हो, मतलब 0.2 से लेकर 0.7 की रेंज होती है कि आपके बहुत फोकस्ड और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। और 1 से 1.2, 1.3, 1.5 तक की रेंज होती है हायर टेम्परेचर। उसका मतलब रिस्पॉन्सेज आपके बहुत रैंडम होंगे, क्रिएटिव होंगे और अनप्रेडिक्टेबल होंगे। ठीक है, तो इसको आप सेट इस तरह कर सकते हैं। ये होती है उसकी कमांड, टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.2 या फिर 0.2। अगर हम ये कमांड शुरू में ही दे देते हैं, या तो हम हर चैट के साथ, हर प्रॉम्प्ट के साथ ये टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें जैसा रिस्पॉन्स चाहिए इस चैट के अपने प्रॉम्प्ट के साथ हम इस टेम्परेचर को ऐड करेंगे, आगे भी हम सीखेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि पूरी चैट का आप टेम्परेचर एक सेट कर दो, तो इनिशियली ही आप चैट स्टार्ट करने से पहले वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसका सिंपल आप ऐसे लिख दीजिए, सेट टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.2। तो चैट जीपीटी को कमांड मिल जाएगी, वो पैरामीटर सेट हो जाएंगे कि टेम्परेचर, वो आपको रिस्पॉन्स देता है टेम्परेचर हैज़ बीन सेट टू अप्रॉक्सीमेटली 0.2, विच मीन्स द रिस्पॉन्सेज विल नाउ बी मोर फोकस्ड, प्रिसाइज एंड डिटर्मिनिस्टिक।
ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। जो बहुत ज्यादा रैंडम, आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ज्यादा एआई जैसे रिस्पॉन्सेज जो मिलते हैं ना, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो चैट जीपीटी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है, 1.2 1 के आसपास रहता है। लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर को लो कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो आपके रिस्पॉन्सेज बहुत फोकस्ड और बहुत एक्सपेक्टेड आएंगे। ठीक है, तो आप अगर कहीं कहीं चाहते हो कि जैसे आप कोई पोएम लिख रहे हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप कोई ड्रामेटिक सीन लिख रहे हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा रैंडमनेस, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लाने की आपको जरूरत है, तो वहां आप टेम्परेचर हाई कर दीजिए। लेकिन नॉर्मली अच्छे रिस्पॉन्सेज लेने के लिए, प्रिडिक्टेबल ह्यूमनाइज्ड टोन के अंदर रिस्पॉन्स लेने के लिए आप टेम्परेचर मोस्टली लो रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। और दूसरा जो पैरामीटर है वो है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का। इसमें एक ही वर्ड को, एक ही रिस्पॉन्स को बार बार रिपीट होने से बचाया जाता है। इसकी भी रेंज वैल्यू 0.2 ही होती है। जैसे आप चाहते हो कि जो रिस्पॉन्सेज आपको जीपीटी दे रहा है वो बार बार रिपीट नहीं करे। जैसे आप चाहते हो कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेक 20 सोशल मीडिया पोस्ट ऑन दिस नीश, ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस कैटेगरी, और आप चाहते हो उसके अंदर जो आप 20 पोस्ट वो बनाने के लिए आप दे रहे हो चैट जीपीटी को, उसके अंदर रिपीटिशन नहीं हो, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट ना हो, तो वहां पर आप फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का जो पैरामीटर है वो लगा सकते हैं। उसका फॉर्मूला रहता है फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल टू, अब ये 1 रखेंगे। अब 1 होती नॉर्मली, 1 एक मिड रेंज है, मतलब आप नहीं चाहते हो कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिपीट हों, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल एक जमीन एक आसमान बन जाए। तो एक मिड रेंज होती है 1। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि कुछ भी वर्ड भी या कुछ भी फ्रेजेस भी रिपीट हो, तो आप उसको मैक्सिमम 1.5 ले जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ चीजें रिपीट हो सकती हैं, मतलब जैसे आप एक रेंज के अंदर एक कैटेगरी के ऊपर, एक मूड के ऊपर कुछ कंटेंट बनाना चाह रहे हो और मल्टीपल कंटेंट्स हैं, तो आप चाहते हो कुछ चीजें रिपीट होंगी, कुछ चीजें इंटरकनेक्टेड भी होंगी, तो वहां पर आप टेम्परेचर 0.7 या 0.5 कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज और सेफ रेंज जो होती है वो 1 होती है। तो फ्रीक्वेंसी अंडरस्कोर पेनल्टी इज इक्वल टू 1 आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम टोकन का है, जो मोस्टली आप यूज करेंगे जहां आप चाहते हो कि, जैसे हमने पहले डिस्कस किया टोकन्स के बारे में, हमारे जो जो प्रॉम्प्ट विंडो है, हमारी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, उसके टोकन लिमिटेशन है। आई होप आप समझ गए टोकन्स के बारे में। हम फ्री अगर प्लान के ऊपर हैं चैट जीपीटी के ऊपर, तो हमारे 4000 टोकन्स हैं जो हमें कंज्यूम अगर कर लेंगे तो हमारे रिस्पॉन्सेज खराब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सेज अच्छे अच्छे आते रहें, तो हर कंटेंट को हमें थोड़ा सा उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि हम टोकन्स तो कंज्यूम नहीं कर रहे अपने इस चैट के। तो उसके लिए हम लिमिटेशन लगा सकते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो लिमिट कर दे चैट जीपीटी इतने लिमिटेड टोकन्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई अगर स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मैं डिफाइन कर दूंगा कि मैक्सिमम टोकन 3000 से ऊपर मत जाना, क्योंकि फिर अगर 4000 के अगर ऊपर चला गया तो फिर वो रिस्पॉन्सेस खराब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है मैक्स टेम्परेचर, मैक्स टोकन, मैक्स अंडरस्कोर टोकन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 100। तो ये टोकन भी जो हम लगा देंगे तो मिनिमम टोकन लिमिट हैज बीन सेट टू 100। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो 100 टोकन्स के अंदर अंदर ही आएगा। इससे आपकी टोकन की जो कंजम्पशन है वो कंट्रोल रहती है और आपके रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये 3 वाइडली यूज पैरामीटर्स होते हैं। पहला टेम्परेचर को सेट करना, फिर फ्रीक्वेंसी पेनल्टी लगाना और मैक्सिमम टोकन्स लगाना। इसके अलावा भी कुछ और 5-7 पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो ये 2 ही हैं। ठीक है, तो ये हुए पैरामीटर्स के बारे में जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने के लिए के रास्ते पर हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि आपको हटके आप एक प्रो की तरह जब जब रिस्पॉन्सेज जनरेट करेंगे तो वहां पर आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। देखिए, एक बात ख्याल रखिए कि चैट जीपीटी ने हमारी लाइफ आसान बना दी है। हमारा जो कंटेंट जनरेट होता है वो हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं था। हम एज अ राइटर, एज अ कोडर, हम वो काम कर सकते हैं जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते थे।
और अगर कर भी सकते थे, हम अगर ब्लॉग लिख सकते थे तो ब्लॉग लिखने में हमें 2 4 5 दिन लग जाते हैं। अगर हम 3 4 हज़ार वर्ड्स का कंटेंट बनाते तो उसके लिए रिसर्च करनी होती है, फिर लिखेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर एडिट करेंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो चैट जीपीटी ने आपकी लाइफ को आसान बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ चुटकियों में करना चाहें और उस पर थोड़ी सी भी मेहनत ना करें। देखिए, अगर आपको रिस्पॉन्सेज अच्छे चाहिए, आपको लोगों से हटकर रिस्पॉन्सेज मिले, आउटपुट जो आपका आएगा कंटेंट का वो दूसरों से हट कर आए, बेटर आए, और वो ना लगे कि एआई जनरेटेड है, तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला रहता है कि 1 घंटे का काम आप 1 मिनट में होना चाहिए। तो जो काम आप नॉर्मली 1 घंटे में कर रहे थे, चैट जीपीटी उसको 1 मिनट में कर देगा। लेकिन एक ब्लॉग लिखना, एक स्टोरी लिखना, ये 1 घंटे का काम नहीं है। इसको मैं आपको 8 10 घंटे, 12 50 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप उस चैट जीपीटी के ऊपर भी अपना टाइम स्पेंड करिए। अगर कोई नॉर्मली इंसान को ऐसी आइडिया के लिए आपको लगता है कि ये ब्लॉग बनाने में मुझे 2 दिन लगेंगे, इसका मतलब कि करीब 40 50 घंटे, तो मुझे अगर चैट जीपीटी से वो कंटेंट बनाना है तो मुझे कम से कम 40 50 मिनट उस पर लगाने पड़ेंगे। अगर मुझे बहुत अच्छा ब्लॉग बनाना है, मुझे कोई ई बुक लिखनी है, ई बुक लिखने में 1 महीना लग जाएगा आपको। अगर आप नॉर्मली रोज लिखने बैठेंगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा एक ई बुक अच्छी सी बनाने में। तो उसी तरह आप डिवाइड कर दीजिए, चैट जीपीटी के ऊपर टाइम स्पेंड करना भी 1 घंटा मेरे हिसाब से 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। हर किसी का ये टाइम अलग हो सकता है। तो अगर आपको कोई कंटेंट नॉर्मली 10 दिन में बना रहे थे, मतलब कि 240 घंटे लगा रहे थे, तो चैट जीपीटी के ऊपर आप 4 घंटे लगाइए। उस कंटेंट को बनाने के लिए आपको ई बुक बनाने में अगर 10 दिन लगते हैं, लिखने में 10 दिन लगते हैं, तो चैट जीपीटी पे उसको आपको कम से कम 4 5 घंटे लगाकर ई बुक लिखनी पड़ेगी। सिंपल एक कमांड से मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। वो सेम रिजल्ट कोई दूसरा भी निकाल रहा होगा, तीसरा भी निकाल रहा होगा। नॉर्मली जो नहीं जानते हैं डिटेल्स को, वो नॉर्मली ऐसे ही रिस्पॉन्सेज निकाल रहे होंगे, लेकिन एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ प्रो, आपके रिस्पॉन्सेज तो अलग होने चाहिए ना। तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन पैरामीटर्स को लगाने में, इन स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट को लगाने में, और अपने जो रिस्पॉन्स होगा आउटपुट को दूसरों से बेटर बनाने में। ओके, तो ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कम लोग यूज करते हैं, और आप यूज करेंगे तो ऑफकोर्स आपका जो आउटपुट होगा, जो रिस्पॉन्सेज होंगे, वो बेटर आएंगे दूसरों से। इसको आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए, 2 तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं चैट जीपीटी के अंदर, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। चैट जीपीटी का ज़्यादातर सब एलएलएम के अंदर 2 तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड वही होता है कि नॉर्मली आप जैसे चैटिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि चैट जीपीटी से भी आप उसी तरह चैट करके बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आ जाए, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। आप कहते हो चैट जीपीटी में कुछ नहीं है, नॉर्मल एआई लगता है, रोबोटिक सी लैंग्वेज आती है। लेकिन अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत स्ट्रक्चर्ड होगा तो आपके रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग का फायदा ये है कि ये चैट जीपीटी को ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सेज जनरेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसको स्टेप्स में डिवाइड करता है। फिर जो किसी टॉपिक के वेरियस एस्पेक्ट्स होती हैं उनको भी एनालाइज करता है, फिर उनको इन्हांस करके फिर आपको रिस्पॉन्सेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल हुआ हाउ टू ड्रॉ अ हाउस। ठीक है, तो आपको ये सिंपल गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप आपको एक पेंसिल चाहिए, एक इरेजर चाहिए, एक रूलर चाहिए, एक पेपर चाहिए। ये आपके स्टेप्स हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल। ये स्टेप्स चैट जीपीटी आपको दिखाता है। लेकिन अगर यही हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर प्रॉम्प्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू ड्रॉ अ हाउस, हाउ टू ड्रॉ अ हाउस। अब यहां थोड़ा सा ये पॉलिश्ड वे के अंदर हमने प्रॉम्प्ट दिया, तो यहाँ रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। अब इसके रिस्पॉन्सेज में देखिए और इसके रिस्पॉन्सेज में देखिए, यहाँ आपको फर्क दिख जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग का मतलब है चैट जीपीटी को साफ और सीधे इंस्ट्रक्शंस देना। जैसे कि किसी दोस्त के लिए टास्क, मतलब वो दोस्त जो आपकी सारी बातें फौरन नहीं समझ पाता, उसको एग्जैक्टली सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाना ताकि वो कोई कंफ्यूजन ही ना हो। उसका
एक फिर नेक्स्ट होता है इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग। इसका मतलब होता है चैट जीपीटी को साफ और सीधे इंस्ट्रक्शन देना, जैसे किसी दोस्त के लिए टास्क सिंप्लीफाई करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये होता है उसका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। डू स्पेसिफिक टास्क यूजिंग स्पेसिफिक टूल और मेथड और फॉर्मेट, फॉलो these स्टेप्स एंड यू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, मेक श्योर टू डू इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट और रूल। तो ये टेम्पलेट है उसका। नेक्स्ट होगा रोल प्रॉम्प्टिंग, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रॉम्प्ट है। रोल प्रॉम्प्टिंग एक ऐसा एक्ट है जहां आप अपने चैट जीपीटी को, अपने एलएलएम को रिस्पॉन्सेस के लिए गाइड करते हो। जैसे किसी गेम में एक्टिंग करने के लिए आप उसको एक कैरेक्टर देते हो, तो आप अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ स्टोरी लिखवाना चाह रहे हो, तो आप एक रोल असाइन करते हो चैट जीपीटी को। उसका टेम्पलेट होता है यू आर, आप रोल वो असाइन करते हो। योर जॉब इज टू, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रोल की देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो यू आर अ कॉपी राइटर एंड योर जॉब इज टू राइट योर जॉब इज टू राइट कंटेंट फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। या फिर आप कहते हो यू आर अ प्लम्बर, यू आर अ कारपेंटर, यू आर अ राइटर, यू आर अ मैजिशियन। तो एक जब रोल असाइन कर देते हो तो चैट जीपीटी फिर उसके कैरेक्टर के हिसाब से ही सोचता है और रिस्पॉन्सेज आपको वैसे ही देता है। फिर नेक्स्ट होता है शॉर्ट प्रॉम्प्ट। शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि आप चैट जीपीटी को या एलएलएम को कुछ एग्जाम्पल्स देते हो। अब वो 3 तरह के शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स होते हैं: जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर आप कोई एग्जाम्पल नहीं देते हो, आप सिंपल सीधा जवाब देते हो। मतलब जो दूसरे स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स हैं वो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग रहते हैं, जहां पर आप कोई एग्जाम्पल नहीं देते। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर आप एक एग्जाम्पल देते हो अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, जैसे आप चाहते हो कि आप उसको कहते हो कि एक्ट एज अ स्टोरी राइटर एंड राइट अ स्टोरी लाइक शोले। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया कि आपने कुछ रेफरेंस दिया है चैट जीपीटी को कि इस तरह का कंटेंट बना के दो जो अब शोले के बारे में या फिर किसी मूवी के बारे में पहले से ही ऑनलाइन अवेलेबल है और वो चैट जीपीटी की मेमोरी में भी होगा। तो चैट जीपीटी उस मेमोरी के अंदर जाके उस रेफरेंस को चेक करके देखता है कि उसका फॉर्मेट क्या था, उसकी टोन क्या था, उसका मूड क्या था, उसके हिसाब से फिर वो कंटेंट जनरेट करके देता है। तो अगर आप एक एग्जांपल अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर दे रहे हैं तो वो सिंगल शॉट या वन शॉट प्रॉम्प्टिंग की कैटेगरी में आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप एक से ज्यादा एग्जाम्पल देंगे कि या तो ये 5-6 तरह के आपने एग्जाम्पल दिए अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। एक से ज्यादा अगर एग्जाम्पल्स दिए हैं आपने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर तो वो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की कैटेगरी में जाएगा। तो 3 तरह के शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होते हैं: जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। नेक्स्ट होता है फिर कॉम्बिनेशन प्रॉम्प्टिंग, जहां पर आप एक से ज्यादा प्रॉम्प्ट के जो स्टाइल होते हैं उनको कंबाइन कर कर अपनी प्रॉम्प्ट देते हो। ये भी आप मोस्टली इस तरह के ही प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, जहां पर आप एक रोल प्रॉम्प्टिंग के साथ साथ शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग भी यूज करते हैं। इसका टेम्पलेट ये होता है यू आर आप एक रूल असाइन करते हो एंड ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया आपका रोल प्रॉम्प्ट और हेयर आर सम एग्जाम्पल। अब ये आपने जब एग्जाम्पल भी दे दिए तो ये हो गया शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो कॉम्बिनेशन प्रॉम्प्टिंग के अंदर आप एक से ज्यादा प्रॉम्प्टिंग के मेथड को यूज करते हो। इस टेम्पलेट के अंदर हमने 2 प्रॉम्प्टिंग को यूज किया है, इसके अंदर रोल प्रॉम्प्टिंग और शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। ये दोनों को कंबाइन कर कर जब हम कोई प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉम्प्ट से थोड़ा सा दूर होकर मैं आपको कुछ एक अलग चीज सिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा। तो अपने चैट जीपीटी को कस्टमाइज कैसे करना है, तो मैं आपको चैट जीपीटी पे लेके जाता हूँ। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये आपको सेटिंग्स पे जो हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है कस्टमाइज चैट जीपीटी। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, अपने बारे में चैट जीपीटी को बता सकते हैं। देखिए अगर आप अपने लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो अगर चैट जीपीटी को आपके बारे में कुछ पता है तो उसके हिसाब से ही कंटेंट भी जनरेट होगा। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो आपको उसके हिसाब से ही चैट जीपीटी रिस्पॉन्सेज भी देगा। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप यहाँ पर ये डिटेल्स भर दीजिए।
और इसको जब भी चैट जीपीटी कोई आपको रिस्पांस देगा तो उसके पास ये पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको वो ध्यान में रखता है। तो यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपने बारे में डाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, फिर कुछ ट्रेड्स, कुछ रूल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं जिनका ख्याल चैट जीपीटी रखेगा। आप अपनी चैट्स को किस तरह का बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड कुछ पहले से एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। जैसे आप चाहते हो आपकी चैट्स जो हों वो आपकी उसकी टोन विटी रहे, तो मैंने जब विटी पे क्लिक करा तो पहले से यहाँ इंस्ट्रक्शन आ गया, यूज क्विक एंड क्लेवर ह्यूमर व्हेन अप्रोप्रिएट। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने चैट जीपीटी को दे दिया। या फिर मैं चाहता हूँ स्ट्रेट शूटिंग, मतलब टेल इट लाइक इट इज, डोंट शुगर कोट एनीथिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्लंट रिस्पॉन्सेज, रूड रिस्पॉन्सेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्सेज, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। या फिर आप चाहते हो कि आप जो आपका जो कंटेंट हो वो जेनजी टाइप के लिए हो, जेनजी के लिए हो, तो उसी स्टाइल में आपका कंटेंट होगा, उसी तरह के स्लैंग्स और उसी तरह की टोन यूज़ की जाएगी आपके रिस्पॉन्सेज के अंदर। यहाँ पर फिर आप और भी अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप एक ही तरह का कंटेंट बार बार बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका जो टेम्परेचर है चैट्स का वो हमेशा 0.2 या 0.5 रहे और आपका जो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी है वो हमेशा 1 रहे, तो वो पैरामीटर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको बार बार चैट में वो डालने की ज़रूरत नहीं है, और आप भूल भी जाओगे कभी कभी डालना, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस चैट जीपीटी उठा लेगा। तो अगर आपका कोई सेट टेम्परेचर है और सेट पेनल्टी है तो आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट चैट जीपीटी वहीं से ही पिक कर लेगा। ठीक है, फिर एडवांस सेक्शन के अंदर जब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते तो आपको यहाँ पर यहाँ जो ऑप्शंस हैं, आप अगर कोडिंग नहीं करते हो तो आप यहाँ से उस कोडिंग को हटा सकते हो। अगर आप कोडिंग नहीं करते हो तो आप यहाँ से कोड्स को हटा सकते हो। फिर अगर आप उसको डिसेबल कर देंगे तो आपको चैट के अंदर कोड का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। कोड और कैनवस आपको नहीं चाहिए। कैनवस भी कोडिंग का ही पार्ट है। जब आप कोडिंग करके रियल टाइम के अंदर अपने कोड को टेस्ट करते हो तो वो कैनवस के ऊपर होता है। ये बहुत अच्छी फीचर है चैट जीपीटी की। अगर आप कोडर हैं तो आई एम श्योर आपको ये आइडिया होगा। तो अगर आप कोडर नहीं है तो आपको ये दोनों ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, और आप नहीं चाहते हो वॉइस सर्च करना तो भी आप उसको यहाँ से हटा सकते हो। तो ये एक छोटी सी विंडो है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन बहुत कम यूज़ की जाती है। अगर आपको लगता है कि आप ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले से ही कस्टमाइजेशन में ऐड कर देंगे तो आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे हो जाएंगे, तो आप इसको सेक्शन को ज़रूर यूज़ करिए। ठीक है, तो कमिंग बैक टू इंस्ट्रक्शंस, सो कमिंग बैक टू प्रॉम्प्ट्स, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग। एआई को इस तरह से प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि ये एक ही सवाल या टास्क के लिए कई रिस्पॉन्सेज जनरेट करे। इसे उससे प्रॉम्प्ट को हैंडल करने के लिए एक अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। मतलब आप ये अगर इस प्रॉम्प्ट को आप देखें, आंसर दिस क्वेश्चन इन मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट वेज, तो आपके प्रॉम्प्ट के अंदर ही आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देना। तो एक ही सवाल के आपको मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अक्सर ऐसा होगा कि आपको एक ही सवाल के डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले जवाब चाहिए होंगे, तो ये प्रॉम्प्ट आपके वहाँ काम आएगा कि आंसर दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट वेज, और फिर आप अपना क्वेश्चन डालते हैं तो जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के मल्टीपल आंसर्स आपको चैट जीपीटी देगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टेप है चेन ऑफ थॉट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट स्टाइल है। तो ये टेक्निक जो एलएमस है उनको एक सीक्वेंस ऑफ थॉट के थ्रू गाइड करने के लिए इनकरेज करती है। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट रहते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड सीओटी होता है, स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ थॉट होता है, और एक होता है सीक्वेंशियल स्टेप्स। तो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के अंदर जो चेन ऑफ थॉट का मतलब है कि ये किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। जैसे इंसान स्टेप बाय स्टेप सोचता है, ऐसे ही एआई को भी लॉजिकली सोचने और सही आंसर तक पहुंचने में हेल्प मिलती है।
सिक्वेंशियल स्टेप का मतलब होता है कि आप एआई को हर स्टेप को एक एक करके सोचने के लिए प्रॉम्प्ट करते हो, ताकि वो सीधे सीधे आंसर ना दे, बल्कि प्रोसेस को समझ कर सॉल्व करे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर थिंकिंग के अंदर सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। अब आप इंसर्ट करते हो क्वेश्चन को अपने और एक्सप्लेन द रीजनिंग एट ईच स्टेप बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर। मतलब ये आपको जैसे मैथ प्रॉब्लम आप कर रहे हो, कि आपको कोई मैथ का फॉर्मूला है, आप उसको सॉल्व करने के लिए कहते हो, तो वहां चेन ऑफ थॉट काम आता है कि आप कहते हो कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें और हर स्टेप के ऊपर आपको रीजनिंग भी दे कि ये किस तरह हुआ। ओके, सीक्वेंशियल थिंकिंग की जो टेम्पलेट होगा वो होता है सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, देन स्टेप 2 एंड देन फाइनल स्टेप। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कहते हो कि 3 स्टेप के अंदर उसको डिवाइड करें और 3 स्टेप की जो रीजनिंग होगी वो भी आपको इसके थ्रू मिल जाएगी। तो चेन ऑफ थॉट के अंदर आपको इमीडिएट आंसर नहीं मिलता, वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो इंसानों की भी थिंकिंग होती है कि आप एक चीज सोच रहे हो, फिर वन थिंग लीड्स टू अनदर। आप एक चीज सोच रहे हो, फिर उससे कुछ और जुड़ा, फिर कुछ और जुड़ा, फिर कुछ और जुड़ा। उस तरह से आप जैसे डिटेक्टिव काम करते हैं, तारों को जोड़ना, जैसे आप डिटेक्टिव काम करते हैं एक क्लू से दूसरे क्लू से तीसरे क्लू तक जाना, उसी तरह चेन ऑफ थॉट्स भी काम करता है स्ट्रक्चर थिंकिंग के अंदर। स्टेप बाय स्टेप आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मोस्टली मैथ्स के अंदर ऐसा होगा, हिस्ट्री के अंदर ऐसा होगा, किसी आप पर्सनल असिस्टेंस के अंदर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग का जो यूसेज है वो होता है। तो ये उसका सिंपल प्रॉम्प्ट है, सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप, और फिर आप अपना क्वेश्चन या प्रॉब्लम मेंशन करते हो, फिर आप लिखते हो एक्सप्लेन योर रीजनिंग एट ईच स्टेप बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर। अगर आप सीक्वेंशियल थिंकिंग के लिए प्रॉम्प्ट देना चाहते हो तो उसका जो टेम्पलेट है वो रहता है सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप में आप लिखते हो क्या आएगा, फिर दूसरे स्टेप में आप लिखते हो कि क्या सॉल्व करना है, फिर फाइनल स्टेप में आप बताते हो क्या सॉल्व करना है। तो आई होप चेन ऑफ थॉट इज क्लियर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ट्री ऑफ थॉट्स। सो चेन ऑफ थॉट COT, ट्री ऑफ थॉट्स TOT। अब TOT का मतलब होता है जब AI आंसर्स बनाता है तो अलग अलग आइडिया सोचने के लिए इंकरेज किया जाता है इस प्रॉम्प्टिंग के थ्रू। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। वैसे ही AI नए और क्रिएटिव तरीके से सोचता है जिससे आंसर ज्यादा कंप्लीट और इंटरेस्टिंग बनते हैं। प्रॉम्प्ट रहता है, जो टेम्पलेट है वह है थिंक ऑफ मल्टीपल पॉसिबल आइडियाज और अप्रोचेज फॉर। अब वहां पर आप प्रॉब्लम और अपनी क्वेश्चन को इंसर्ट करते हो। एक्सपैंड ऑन ईच आइडिया स्टेप बाय स्टेप बिफोर डिसाइडिंग द बेस्ट रिजल्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि किसी भी एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन के लिए ChatGPT मल्टीपल पहले पॉसिबल आउटकम्स निकालता है, उसके आइडियाज निकालता है, फिर वो आपको बता देता है, फिर उन जो आइडियाज रिस्पॉन्स जो आउटकम आया, उन आउटकम में से आप कुछ सिलेक्ट करते हो, मूविंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, फिर उसमें से कुछ सिलेक्ट करते हो, मूविंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन ट्री ऑफ थॉट का मतलब पहले आप एक छोटे इंस्ट्रक्शन देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मेरा बुक टाइटल बना दो, तो आप कहते हो 5 बुक टाइटल सजेस्ट करो, उसमें से आपने एक सेलेक्ट किया, फिर सेम विंडो के अंदर आप कहते हो इस टाइटल के अब मुझे चैप्टर्स बना के दो, फिर उसने चैप्टर बना के दे दिए 10, फिर उन 10 चैप्टर में से आपने 5 सेलेक्ट कर इंस्ट्रक्ट किया इन 5 के फिर आउटलाइन बना दो, फिर उसने आउटलाइन बना दी, फिर आउटलाइन से आपने फिर मोर कंटेंट क्रिएट कर दिया। इस तरह से आप बुक लिखते हो ChatGPT के अंदर। तो वन थिंग लीड्स टू अनदर, एक रिस्पॉन्स से दूसरा रिस्पॉन्स, दूसरे रिस्पॉन्स से तीसरा रिस्पॉन्स, फिर आपको फाइनल रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं। वो होती है ट्री ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग। मूविंग ऑन, अब रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझते हैं कि रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आई होप आपको आइडिया होगा, लेकिन रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपके पास रिस्पॉन्स है लेकिन आपको उसका प्रॉम्प्ट नहीं पता है। तो आपके पास अगर कोई ChatGPT से निकला हुआ कोई रिस्पॉन्स है तो आप चाहते हो कि इसका प्रॉम्प्ट कैसे बनेगा, तो उसके लिए टेम्पलेट होता है आई वुड आस्क यू टू अप्लाई प्रॉम्प्ट रिवर्स इंजीनियरिंग टू द फॉलोइंग। अब वो टेक्स्ट आपने दे दिया, मेक श्योर टू कैप्चर द राइटिंग स्टाइल, कॉन्टेक्स्ट मीटिंग, लैंग्वेज एंड ओवरऑल फील ऑफ द टेक्स्ट
इन द प्रॉम्प्ट यू क्रिएट। ठीक है, अब आपके पास ये इस टेम्पलेट के हिसाब से जो टेक्स्ट आपने दिया है उसका प्रॉम्प्ट बन जाएगा कि अगर आप उसको यूज करना चाहते हो। ये मोस्टली काम आएगा आपको इमेजेस के अंदर और किसी प्रेजेंटेशन के अंदर। आप चाहते हो कि इस तरह की मुझे अगर इमेज जनरेट करनी है तो आप इमेज अपलोड करेंगे और वहां आप रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और कहेंगे कि गिव मी द प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द इमेज दैट इज अटैच्ड। ओके, तो रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप किसी रिस्पॉन्स का प्रॉम्प्ट बनाओ, राइट। तो अब फिर उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर दोबारा रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है सीक्वेंस प्रॉम्प्टिंग। अभी सीक्वेंस प्रॉम्प्टिंग के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, एग्जैक्टली आप बताते हो कि करना क्या है। पहले तो आप सिंपल एक कमांड देते हो कि फॉर एग्जांपल हेल्प मी राइट अ शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उसके बाद आप स्टेप्स भी उसी प्रॉम्प्ट के अंदर दे देते हो कि स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। फिर स्टेप 2 हो सकता है कि डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम द कैरेक्टर फेसेस। थर्ड स्टेप हो सकता है देन शो हाउ द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और स्टेप 4 होगा एंड विद सरप्राइजिंग और सेटिस्फाइंग कंक्लूजन। और फाइनल आउटपुट होगा अ शॉर्ट एंड एंगेजिंग स्टोरी इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये आपने अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर ही सीक्वेंस बना दिया है कि एग्जैक्टली बता दिया है कि उसको करना क्या है सिंपल वर्ड्स के अंदर। एक तो ओवरऑल कमांड हो गई कि उसको स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी कैसे लिखनी है वो भी आपने उसी प्रॉम्प्ट के अंदर कमांड दे दी है कि उसको पहले ये लिखना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है और आखिर में जाके ये करना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सीक्वेंस प्रॉम्प्टिंग। फिर अब हम बात करते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। ब्रैकेट्स जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या फिर मैथ के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से चैट जीपीटी के अंदर भी ब्रैकेट्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है। तो ब्रैकेट के कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी वो पैरेंथेसिस को मिलती है। सेकंड प्रेफरेंस मिलती है ब्रेसेस को। और थर्ड प्रेफरेंस मिलती है स्क्वायर ब्रैकेट्स को। ओके, तो ये ब्रैकेट्स अगर आप एक सेंटेंस के अंदर चाहते हो कि पहला आपके प्रॉम्प्ट के अंदर जो प्रेफरेंस मिले किसी एक टॉपिक को मिले, फिर दूसरे टॉपिक को मिले, फिर तीसरे टॉपिक को मिले, तो वहां पर आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। सबसे पहले पैरेंथेसिस आप यूज कर सकते हो जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिले, फिर सेकंड प्रेफरेंस के लिए ब्रेसेस यूज कर सकते हो और थर्ड प्रेफरेंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोटेशन मार्क्स भी यूज कर सकते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि आपने ये कुछ कोटेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको जो किसी के वर्ड्स हैं जो कि एग्जैक्टली आप रेफरेंस दे रहे हो किसी की बात को कहे हुए। तो कोटेशन मार्क्स, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स और ब्रेसेस ये इसी तरह काम करते हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में काम करते हैं और मैथ में काम करते हैं। उसी तरह प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी चैट जीपीटी में भी वही रूल्स लगता है। तो अगर आप कहीं अगर आपको ब्रैकेट्स यूज करने हैं तो प्रेफरेंसेस का आप ख्याल रखिएगा। इस तरह से प्रेफरेंसेस चैट जीपीटी में चलती है। मूविंग ऑन, तो चैट जीपीटी का कुछ यूज के सिनेरियो हैं, इसको बस मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि अगर आपको कोई बुक रीड करनी है, अगर आपको बुक पूरी रीड नहीं करनी है, आपको उसका बुक का की समरी चाहिए तो बुक का रेफरेंस दीजिए, वो आपको पूरी समरी और उसके मेन पॉइंट्स निकाल के दे देगा। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको कुछ ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर, वो आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। किसी भी कंटेंट को सिंपल बनाने के लिए चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। कुछ आपको लैंग्वेज लर्न करनी है, कुछ आपको कंटेंट लर्न करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, कुछ भी आपको लर्न करना है, उसके लिए चैट जीपीटी के खजाने में बहुत कुछ है सिखाने के लिए। फिर आपको कुछ ग्रामर कनेक्शन करना है, कुछ प्रूफ रीडिंग करनी है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, उसका काम भी आप चैट जीपीटी पे कर सकते हो। आपको क्विजेस बनाने हैं या फिर क्विजेस को सॉल्व करना है, दोनों काम चैट जीपीटी के ऊपर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आपको कुछ मेडिकल या होम रेमेडीज की एडवाइस लेनी है, मतलब जेनेरिक मेडिकल एडवाइस या होम रेमेडीज के कुछ फॉर्मूलाज आपको चाहिए, वो भी आपको चैट जीपीटी पर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आपको सॉन्ग्स, पोएम्स, राइम्स, रैप्स ये बहुत अमेजिंग लिखे जाते हैं, कभी ट्राई कीजिएगा रैप लिखना। कॉमेडी रैप लिखिएगा, फनी रैप लिखिएगा, विटी रैप लिखिएगा, कोई सॉन्ग्स लिखने, पोएम्स, राइम्स बहुत आसान है और बहुत से लोग इससे ये पोएम्स और सॉन्ग्स और राइम्स लिखकर बुक्स भी प्रिंट कराते हैं और बहुत अच्छा उसमें काम भी करते हैं। कंटेंट को
लॉन्ग करना और शॉर्ट करना ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी है किसी भी एलएलएम की। कंटेंट को शॉर्ट करिए या लॉन्ग करिए, दोनों काम बहुत अच्छे होते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। या फिर आपको कैप्शंस बनाने हैं सोशल मीडिया के लिए, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ में आपको हैशटैग्स वगैरह भी मिलते हैं जो कि नॉर्मली हमारे बहुत काम आते हैं, स्पेशली डिजिटल मार्केटर्स के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन, हाउ डिजिटल मार्केटर्स यूज चैट जीपीटी। अब वो सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च के लिए डिजिटल मार्केटर्स यूज करते हैं। आप अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और देखते हैं हाउ डिजिटल मार्केटर्स यूज चैट जीपीटी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि वो एग्जाम्पल्स किस तरह के होंगे और डिजिटल मार्केटर्स इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं डिजिटल मार्केटर्स के लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो हम सिंपली यूज करेंगे बिना किसी टेक्निक के, लेकिन आपको मैं आइडिया दे दूं कि किस तरह से डिजिटल मार्केटर्स चैट जीपीटी यूज करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के लिए तो आपने प्रॉम्प्ट किया कि व्हाट आर 30 मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एंड शो मी कीवर्ड्स दैट आर नॉट कॉम्पिटिटिव। तो चैट जीपीटी ने आपको 3 जितने भी आपने मांगे उतने कीवर्ड्स दे दिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। ठीक है, फिर आप कहते हो कि गिव मी द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। What are 20 popular long tail keywords for the short tail keyword डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, उससे रिलेटेड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं हमने वो मांगे 25। ठीक है, इस तरह से आपको वो लिस्ट मिल जाती है। अब जब भी आप कुछ क्रिएट कर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं पहले। अब यहां पर मैं बोलता हूं व्हाट आर 20 पॉपुलर डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स आई कैन टारगेट विद ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी हम लॉन्ग टेल कीवर्ड की ही बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अब इसको कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सर्च इंटेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड के लिए। कीवर्ड को रैंक कराने के लिए सर्च इंटेंट हमारे कंटेंट के अंदर हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मली हमारे पास अगर ये तो हमने यहीं से 25 जनरेट करें हैं, लेकिन अगर आपने अपने कीवर्ड रिसर्च के अंदर मान लीजिए 300-400 कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है गूगल कीवर्ड प्लानर से या फिर एचरेफ से कहीं से भी, तो वहां उसको कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं जो कि ग्रुप दीज कीवर्ड्स बाय इंटेंट एंड शो मी द रिजल्ट्स इन अ टेबल, इंक्लूड सिमिलर वेरिएशंस इन सेम रो as each row represents a page on my website that will target and rank all variations with the same intent. Alright? तो यहाँ पर जब ये कमांड हम देते हैं तो चैट जीपीटी जो पहले 25 कीवर्ड्स दिए हैं उनको ग्रुप कर देता है इंटेंट के हिसाब से। अब सर्च इंटेंट इन कीवर्ड्स का जो सर्च इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि हमने हमारा कंटेंट इस तरह के था, हम ब्लॉग पोस्ट बना रहे थे तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल ही होता है। जो ब्लॉग पोस्ट होंगे वो इंफॉर्मेशनल ही होंगे। लेकिन जब अगर आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं, 300-400 कीवर्ड्स हैं और वो यहाँ पर आप डालते हैं, तो वो आपको डिफरेंट इंटेंट आपको चैट जीपीटी बना के देगा जो नॉर्मली आपके लिए पॉसिबल नहीं था बनाना। ये तो सारे अब ये देखिए इसके अंदर नीचे ट्रांजैक्शनल भी आ गया, तो ये तो इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड भी हैं और कुछ कमर्शियल और इन्वेस्टिगेशनल इंटेंट वाले कीवर्ड भी हैं। देखिए ये सर्च इंटेंट होती है, जब भी कोई सर्च कर रहा होता है तो या तो कमर्शियल होगी या ट्रांजैक्शनल होगी या इंफॉर्मेशनल होगी या फिर इन्वेस्टिगेशनल होगी। तो आपको उसी के हिसाब से कंटेंट बनाना होता है। अगर आपका कीवर्ड की सर्च इंटेंट इंफॉर्मेशनल है तो वहां पर आप कुछ बेचने की बात नहीं करोगे, आप कुछ पुश करने की, कुछ प्रमोट करने की बात नहीं करोगे। लाइकवाइज अगर आपका जो सर्च जो आपका जो कीवर्ड है उसका सर्च इंटेंट कमर्शियल है तो वहां पर आप फॉरन क्लोजिंग की बात करोगे, आप क्लोजिंग की बात करोगे, आप सीटीएस की बात करोगे, आप नेक्स्ट एक्शन लेने की बात करोगे।
तो ये सर्च इंटेंट कीवर्ड के लिए बहुत क्रूशल पॉइंट होता है, जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास अगर 300 कीवर्ड्स हैं, तो हर किसी का सर्च इंटेंट निकालना, वो एक्यूरेट निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, वो हमको नहीं पता। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटर्स इस तरह भी करते हैं कि उन कीवर्ड्स की जो सर्च इंटेंट होगी उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर उस कैटेगरी के कीवर्ड को ही कंटेंट के अंदर यूज किया जाता है। तो मल्टीपल कीवर्ड, जैसे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, तो इन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को हम अपने ब्लॉग के अंदर यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी। ठीक है, तो क्योंकि सब रिलेटेड है आपस में, तो वो हमारा सिमेंटिक एसोसिएशन वहां बन जाता है, जो कि एसईओ के लिए बहुत अच्छा है। मूविंग ऑन, फिर दूसरा जो यूसेज होगा डिजिटल मार्केटर के लिए, वो होता है राइटिंग ब्लॉग्स। ब्लॉग लिखना, आजकल हर कोई ब्लॉग चाहता है अपनी वेबसाइट पर डालना, एसईओ के लिए भी। लेकिन एक अच्छे ब्लॉग लिखना चैट जीपीटी के थ्रू या फिर किसी भी एलएलएम के थ्रू अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि आपको वो टोन, वो जो आपका जो स्टाइल निकल कर आएगा, वो आप नहीं चाहते हो कभी भी कि वो एआई जनरेटेड लगे, क्योंकि एआई जनरेटेड होगा तो उसकी रैंकिंग पे फर्क पड़ता है, उसके प्लेजरिज्म पे फर्क पड़ता है, तो वो आप कभी भी नहीं चाहते हो। तो एक अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए डिजिटल मार्केटर्स चैट जीपीटी को यूज करते हैं। अब वो हम देखते हैं हम किस तरह यूज करते हैं। नई चैट पे जाते हैं, उसका सबसे पहले जो जो क्योंकि हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप एक तो नॉर्मल होता है कि राइट ब्लॉग ऑन, लेट्स से प्रोग्रामेटिक एसईओ, एक नॉर्मल हो गया। एक नॉर्मल इंसान चैट जीपीटी को यूज करेगा तो वो चाहेगा बस मैं एक कमांड दूं और पूरा ब्लॉग लिख के दे दे, अभी भी उसको ब्लॉग मिल जाएगा। लेकिन जब ज्यादातर लोग यही कमांड लिखेंगे, राइट अ ब्लॉग ऑन प्रोग्रामेटिक एसईओ, तो उन सबको सिमिलर रिस्पॉन्सेज ही मिलेंगे। लेकिन आपको एज अ डिजिटल मार्केटर, आपको एज एन एक्सपर्ट, आप चाहते हो कि आपका ब्लॉग जो हो वो सबसे हटकर बने और इतना अच्छा बने कि वो रीडेबिलिटी के लिए भी, सर्चेबिलिटी के लिए भी, एसईओ के लिए भी, सर्च रैंकिंग के लिए भी आपको हेल्प करे। तो उसका कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ स्टाइल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लॉग लिखने के लिए सबसे पहले हमारा जो प्रॉम्प्ट जाएगा, वो जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक आइडियाज के लिए। तो ये उसका प्रॉम्प्ट हो गया। सबसे पहले हम सेट द टेम्परेचर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं यूज़ करेंगे, उतना ही यूज़ करेंगे जितना हमें ज़रूरत है टोन की। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं, फोकस्ड और टू द पॉइंट वाली बात करनी है। तो सेट द टेम्परेचर एट 0.6। आई एम प्लानिंग टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन द नीश। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि टेम्पलेट है, इसके अंदर हम लिख देते हैं लेट्स से programmatic SEO niche. As an expert copywriter, and can you generate a list of trending and engaging blog post ideas? अब यहाँ से हमने उसको command दे दी। So setting the temperature at 0.6, this gives a nice balance between creativity and focus. Now, as an expert copywriter in the programmatic SEO niche, here's the curated list of trending and engaging blog post ideas designed to attract clicks, शेयर्स एंड एसईओ savvy रीडर्स। ठीक है, आप समझ गया, आप इसके रिस्पॉन्स से समझ गए कि चैट जीपीटी समझ गया हम चाहते क्या हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइटल आइडियाज मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, टॉप 10 टूल्स टू ऑटोमेट प्रोग्रामेटिक एसईओ विद फ्री ऑप्शंस। ठीक है, ये एक अच्छा टाइटल है। अल्टीमेट टेम्पलेट फॉर स्केलेबल केस स्टडी हाउ अ लोकल बिजनेस यूज प्रोग्रामेटिक एसईओ टू 10 टाइम ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब यहाँ ये हम मान लीजिए हमको ये पसंद आ गया है टाइटल। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एक नई चैट पर जाते हैं और फिर जो हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट होगा वो होगा आउटलाइन बनाने के लिए। ठीक है, हम डायरेक्ट ब्लॉग नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने टाइटल बनाया, अब हम ब्लॉग बनाएंगे। यहाँ पर हम कहते हैं आई नीड एन आउटलाइन फॉर माई ब्लॉग पोस्ट फॉर टाइटल। तो अब ये जो टाइटल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, इस टाइटल को हम यहाँ से कॉपी कर देंगे इस टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, तो ब्लॉग शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये पॉइंट हम यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं यहाँ पर जो आप चाहते हो अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर।
ऐड करना, उसकी टोन किस तरह की होगी, उसका स्टाइल किस तरह से होगा, उसकी लैंग्वेज किस तरह से होगी, तो ये भी इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं। ठीक है, फिर भी हमने ऐड कर दिया है, ऐड एनी अदर पॉइंट आई मे बी मिसिंग। अब यहाँ से हमने इसको कमांड दी, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ हमको खाली आउटलाइन मिल रही है। ठीक है, अब ये एक एक करके आउटलाइन देगा, क्योंकि हम टोकन्स का यूज बहुत स्मार्टली कर रहे हैं, नई विंडो पर जा रहे हैं, तो हमारे रिस्पॉन्सेज भी इतने ही अच्छे निकल कर आएंगे। तो यहाँ हमारे ये कुछ आउटलाइन बन जाएंगे उस टाइटल के हिसाब से जो हमने दिया था। हमारा टाइटल था ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, हाउ अ लोकल बिजनेस यूज प्रोग्रामेटिक एसईओ टू 10x ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो यहाँ पर ये हुक आ गया, फिर मीट द बिजनेस रियल एग्जाम्पल, यहाँ पर वो इसके बारे में आ गया व्हाट, फिर वो प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में भी एक्सप्लेन करेगा, फिर वो स्ट्रैटेजी दे यूज्ड और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन उनकी क्या रही, फिर उसके कैसे रिजल्ट आए, लेसन्स लर्न और टूल्स एंड रिसोर्सेज दे यूज्ड एंड व्हाई दिस मैटर फॉर अदर बिजनेसेस, और फिर कंक्लूजन और सीटीए। तो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपका जो ब्लॉग है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन ब्लॉग हमारा अभी भी जनरेट नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ आउटलाइन बनी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो टोकन्स हैं वो ख़त्म हो रहे होंगे, तो ब्लॉग लिखने के लिए सेम विंडो अच्छी नहीं है, हम एक नई विंडो को यूज़ करेंगे। हम यहाँ जाएंगे और फिर हम यूज़ करेंगे अपना तीसरा जो प्रॉम्प्ट है, हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। नाउ लेट्स राइट द ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन द आउटलाइन गिवन बिलो, split the section so it's clear from the US perspective. Remember, the tone should be informative, humanized and casual. Temperature थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्रिएटिव बना दिया, 0.7 कर दिया है, और दूसरा पैरामीटर हमने यूज किया है मैक्स टोकन शुड बी इज इक्वल टू 3000। अब ये 3000 के अंदर ही अंदर यूज करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पूरा सारे यहाँ पर आउटलाइन उठाकर यहाँ पर डाल सकते हैं, तो एक वो तरीका है कि यहाँ से हमने सारी आउटलाइन यहाँ से ली और इसको यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर दिया। तो पूरा जो ब्लॉग है वो 3000 टोकन्स के अंदर वो तकरीबन 750-800 वर्ड्स का ब्लॉग बनके रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर हम और अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, एक ही तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर और अच्छा कंटेंट आप बनाना चाहते हैं तो हर आउटलाइन को इंडिविजुअली बनाना शुरू करिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आउटलाइन आ गई हैं, अब हमने पहले इंट्रोडक्शन को यूज़ करा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब खाली इस आउटलाइन का कंटेंट लिखा जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आ गया, हुक आएगा, ये हुक आ गया, उसके बाद फिर जो जो हमारी आउटलाइन है उसके बारे में डिटेल कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि लिमिटेड टोकन्स का हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्रिएटिविटी भी अच्छी आएगी, कंटेंट अच्छा निकल कर आएगा। जो टेम्परेचर हमने सेट किया 0.7 किया है, तो उससे भी एक बैलेंस क्रिएटिविटी और फोकस्ड कंटेंट बनेगा, रादर देन एक ही पेज के ऊपर आप पूरा कंटेंट एक साथ बनाना चाहो। जितना कंटेंट ज़्यादा बनेगा क्वालिटी उतनी ख़राब होती है, तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है वो रेडी हो गया है, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 3000 यहाँ पर ये 3000 टोकन्स का यूज़ करने के लिए बोला था हमने, इसलिए कंटेंट हमारा बड़ा हो गया है, इसको आप कम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हम जाएंगे, अब यहाँ से हम ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं, नए चैट पर जाते हैं, यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं, फिर वापस फर्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम सेकेंड आउटलाइन जो है उसको उठाकर यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम टोकन की जो लिमिटेशन है वो डालते हैं 1000। ठीक है, अब ये सेकेंड जो सेक्शन है ब्लॉक का हमारा, उसका कंटेंट लिखा जाएगा। हमने मैक्सिमम टोकन की लिमिटेशन दे दी है 1000। तो यहाँ पर अब जो मेन सब हेडिंग आ गई है, मीट द बिजनेस विद रियल टाइम, क्योंकि अब ये हमारी हिस्ट्री से भी चैट जीपीटी सीख रहा है ना, हमारी हिस्ट्री जो बन रही है उससे भी हम ट्रेन कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी को आइडिया है हम किस कंटेंट की बात कर रहे हैं, हम किस तरह कंटेंट बना रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको कंटेंट बनता चला जाएगा। अब ये देखिए इतना बड़ा नहीं बना क्योंकि हमने लिमिटेशन दे दी थी 1000 की, तो एग्जैक्टली कभी भी नहीं आएगा कि आप चाहते हो एग्जैक्टली 1000
टोकन है तो उतने में ही कंटेंट कंप्लीट हो जाए, वो कभी भी नहीं होता, हमेशा ऊपर नीचे ही आएगा। तो कभी आपने अगर 1000 टोकन की लिमिटेशन दी है तो हो सकता है 1200 तक पहुंच जाए, क्योंकि उसको अपना सेंटेंस तो कंप्लीट करना है, अपना कंटेंट तो कंप्लीट करना है, उसके लिए थोड़े ज़्यादा भी टोकन्स अगर कंज्यूम करने पड़े तो वो करेगा। ठीक है, इसी तरह आप सारे सेक्शन को अलग अलग करके जो ब्लॉग है वो जनरेट करिए। फिर ब्लॉग जब आपके जनरेट हो जाएंगे तो उसी पेज के ऊपर अगर आपके पास टोकन्स अवेलेबल हैं तो वहां पर आप उसकी एक इमेज भी जनरेट कर सकते हैं या फिर इमेज का एक आइडिया ले सकते हैं। तो हर सेक्शन के बाद अगर आप एक इमेज ऐड करेंगे तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ब्लॉग की वो बढ़ती है, एसईओ में भी हेल्प मिलती है और अपीलिंग भी ज़्यादा लगता है वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी, कि आप टेक्स्ट ही टेक्स्ट पढ़े जा रहे हैं, बीच में अगर ग्राफिक नहीं है, बीच में इन्फोग्राफिक्स नहीं है, बीच में इमेजेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो जो कंटेंट का साइज़ है वो छोटा रखिए, ब्लॉग का साइज़ छोटा रखिए और बीच में इमेजेस इन्फोग्राफिक थोड़ा सा एंगेजिंग बनाना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर हम पहले इस पर यहाँ जाते हैं तो आपको लास्ट में कंक्लूजन का भी एक सेक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मेरी सजेशन ये रहती है हमेशा कि जब आप कंटेंट सारा क्रिएट कर लें तो एक प्रॉम्प्ट ज़रूर दीजिए कंक्लूजन के लिए। अब वो प्रॉम्प्ट होता है ये, क्रिएट अ न्यू कंक्लूजन। आप बोल सकते हैं आई डिड नॉट लाइक द कंक्लूजन, क्रिएट अ न्यू कंक्लूजन विच समराइजेज द की पॉइंट्स of the blog and provides a clear call to action. Can you please help me draft this conclusion for my blog post? Just give me the new conclusion. Don't share the entire blog again. Set the temperature to 1. यहाँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप बढ़ा देते हो, क्योंकि जाते जाते अगर कंक्लूजन तक कोई पढ़ रहा है और जाते जाते कंक्लूजन के ऊपर कुछ क्रिएटिविटी वाला कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर टेक्स्ट पढ़ लेता है तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको ब्लॉग के अंदर डालना ही है और चैट जीपीटी आपको कंक्लूजन बना के देगा ही, लेकिन अगर आप उसको दोबारा लिखवाने के लिए बोलेंगे तो आप ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा कि जो आप उसने कंक्लूजन पहले बनाया था आपने कंक्लूजन नया बन पाया। ठीक है, क्योंकि उसको दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। राइट, तो ये हुआ ब्लॉग लिखने का एक स्टाइल। इस तरह से डिजिटल मार्केटर्स ब्लॉग लिखते हैं। मूविंग ऑन, फिर होता है कंटेंट राइटिंग फॉर वेबसाइट, जो डिजिटल मार्केटर्स चैट जीपीटी को यूज करते हैं वेबसाइट का कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसको करते हैं थोड़ा बंद और जाते हैं एक नई चैट पर और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम होम पेज का कंटेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस है क्योंकि हम वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस्ड, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा ह्यूमनाइज टोन के अंदर हम रिस्पॉन्स निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप, क्योंकि ये वेबसाइट का मामला है तो ये काउंट भी थोड़ा सा लंबा ही होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये उसका एक टेम्पलेट है, आई एम बिल्डिंग अ होम पेज फॉर माय वेबसाइट फोकस्ड ऑन, यहाँ पर आप उसका निश डालते हो, लेट्स से SEO एजेंसी, आई वुड लाइक टू हेल्प क्राफ्टिंग। अब ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे कि आप किस तरह का कंटेंट बनाएंगे, आपका होम पेज किस तरह का होगा, आप विजुअल ज़्यादा चाहते हो या फिर इमेजरी चाहते हो, मिनिमल डिज़ाइन होगा या अपने प्रोडक्ट फोटोज डालेंगे, आप किस तरह का कुछ तो आइडिया देंगे ना आप चैट जीपीटी को, ये वो आइडिया ही है। तो फिर आप देते हो कि वो टोन किस तरह की होगी, वो टोन आपकी फ्रेंडली होगी या अप्रोचेबल होगी या प्रोफेशनल या अथॉरिटेटिव, बोल्ड या एन्जॉयबल, तो वो टोन आप यहाँ पर डालते हैं। फिर आप डालते हैं कि वो सेक्शंस किस तरह के आप बनाना चाहते हो, वो यहाँ पर वो एग्जांपल देते हो कि आप स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, आई कैचिंग होगा, उसमें हीरो सेक्शन होगा नहीं होगा, सिटी होगा, फॉलोड, तो आप वो सारे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हो। मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर टेम्पलेट बनाया है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। अब यहाँ पर विजुअल स्टाइल वो डिफाइन करता है कि ये आपके विजुअल स्टाइल होंगे, इस तरह का लेआउट बनेगा। वंस यू शेयर ऑल दीज डिटेल्स, जब तक आप ये बताएंगे उसके बाद ही वो कंटेंट आपको बनाकर देगा।
फिर इसी तरह से हम बना सकते हैं अबाउट अस का कंटेंट, इस तरह के कुछ टेम्पलेट उसके आप बना सकते हैं। लेट्स वर्क ऑन द अबाउट अस पेज नाउ। मैं इसको भी दे देता हूँ। तो यहाँ ब्रांड स्टोरी होता है, ये सब बतानी पड़ेगी उसको। तो वही मैंने बताया ना, जैसे आप अब ये मैं अगर आपको एक बहुत डिटेल समझाना लगूँ तो वीडियो शायद 10-12 घंटे की हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप भी वो वीडियो पूरी नहीं देखोगे, बोर हो जाओगे। लेकिन मेरा ये बताने का आपका रीज़न ये है कि डिजिटल मार्केटर्स इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप ये अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, ब्रांड स्टोरी क्या है आपकी, विजुअल्स किस तरह के होंगे, आपकी टोन क्या होगी, कंटेंट फ्लो क्या होगा आपका, तो आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छा कंटेंट बनाकर अबाउट अस पेज का, सर्विसेज पेज का, सेल्स पेज का, कॉन्टैक्ट पेज का, तो जो भी कंटेंट आपको वेबसाइट के लिए बनाना है वो आप चुटकियों में बना सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा है, अगर आप एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो चैट जीपीटी को कि आपको कंटेंट चाहिए किसका, उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना अच्छा रिस्पॉन्स, सिंपल फॉर्मूला है। अगर वेग सा प्रॉम्प्ट होगा तो वेग सा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, बेकार सा प्रॉम्प्ट होगा बेकार सा कंटेंट मिलेगा, जो लगेगा कि चैट जीपीटी से या किसी एआई से लिखा हुआ है, जो आप नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपका रीडर या सर्च इंजन ये समझें कि ये एआई से लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको ब्रांड वॉइस बनानी होगी, आपको कस्टमर पर्सोना बनाना होगा, आपको ब्रांड पर्सोना बनाना होगा। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद जब आप कंटेंट बनाओगे वेबसाइट का, तो उसकी क्वालिटी अलग लेवल ही जाएगी। ओके, तो वेबसाइट का कंटेंट बनाने के लिए डिजिटल मार्केटर्स यूज़ करते हैं। यूट्यूब स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए डिजिटल मार्केटर्स। तो यूट्यूब के वीडियो स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप कीवर्ड्स एनालिसिस करते हैं कि आप जो जिस तरह का वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसके कीवर्ड्स क्या हैं। फिर कीवर्ड बनाने के बाद फिर आप उस कीवर्ड के लिए एक टाइटल सीरीज करते हो जो अभी टेम्परेरी टाइटल है। फिर आप उस टाइटल के बिहाव पर उसकी आउटलाइन मांगते हैं। जैसे हमने ब्लॉग की आउटलाइन मांगी, वैसे ही हम वीडियो की भी आउटलाइन मांगते हैं। फिर आउटलाइन होने के बाद फिर एक एक वीडियो, एक एक आउटलाइन के फिर हम डिटेल्ड स्क्रिप्ट बनाते हैं। फिर कंक्लूजन बनाते हैं, मतलब एंडिंग बनाते हैं, आउटरो बनाते हैं। फिर ये सब बनने के बाद फिर आप इंट्रो बनाओगे, हुक बनाओगे और फिर टाइटल बनाओगे। तो जो भी स्क्रिप्ट बनाएंगे वीडियो की वो तोड़ तोड़ कर बनाएंगे, सारी एक साथ नहीं बनाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अच्छे से स्क्रिप्ट बनाने के लिए अच्छे से आपको प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको तोड़कर टुकड़ों में बनाना पड़ेगा, हर सेक्शन को डिटेल में समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जब ही आपको एक अच्छी पावरफुल स्क्रिप्ट मिलती है। फिर आप उसको प्रूफ रीड करते हैं, जो पॉइंट आपको ठीक नहीं लग रहा आप उसको हटा देते हैं। लेकिन आपके पास एक स्क्रिप्ट बनकर आ जाती है जिसमें आपको खाली चीज़ें हटानी है। आपके पास बड़ा स्क्रिप्ट होता है, उसको आपको कट करके छोटा करना होता है। तो वीडियो स्क्रिप्ट बनाने के लिए भी डिजिटल मार्केटर्स चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर पर्सोना बनाने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ किया जाता है, जो कि सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। इसका हमने एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट बना रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है वो प्रॉम्प्ट, बहुत लंबा सा प्रॉम्प्ट है कि आप बोलते हो, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कस्टमर पर्सोना फॉर माई बिजनेस, आई वुड लाइक your assistance in this task. Before you provide with the final draft of the persona, please ask me a series of follow-up questions to gather necessary information. तो यहाँ हम पहले अपनी इंटेंट बताते हैं कि हम कस्टमर पर्सोना बनाना चाह रहे हैं, और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि तुम मुझसे पूछो कि मुझे क्या क्या तुम्हें बताना है। ठीक है, तो आप इनकरेज कर दो चैट जीपीटी को ही कि मुझसे फॉलो क्वेश्चन पूछो, तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे अब मेरा कस्टमर पर्सोना बनाने के लिए। और ये फॉर्मूला आप बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप पूछते हो कि मुझे एक ई बुक डिज़ाइन करनी है इस निश के लिए, मुझसे क्वेश्चन पूछो कि तुम्हें क्या क्या डिटेल्स चाहिए उस ई बुक को बनाने के लिए। सेम वे आप यहाँ पूछते हो कि मुझे अपने बिजनेस के लिए कस्टमर पर्सोना बनाना है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। मेरा जो इरादा है, मेरी जो इंटेंशन है, मैं चाहता हूँ कि मुझे डेमोग्राफिक्स चाहिए अपने कस्टमर पर्सोना के, मुझे साइकोग्राफिक्स चाहिए, मुझे गोल्स एंड चैलेंजेस चाहिए मेरे कस्टमर के, और मेरे कस्टमर का बाइंग बिहेवियर मुझे जानना है, उसका मीडिया कंजम्पशन क्या है मुझे वो जानना है, और उसका ब्रांड परसेप्शन क्या है वो मुझे जानना है। तो ये तो मेरी इंटेंशन यही है, मुझे करना है अपने कस्टमर पर्सोना के अंदर कवर। चैट जीपीटी को आप बोलते हो कि आप मुझे बताओ कि मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको ये सारी
डिटेल्स ताकि आप कस्टमर पर्सोना बना सको। तो मैं ये कमांड देकर आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी आपसे फिर क्या क्या डिटेल्स मांगता है। तो ये अब वो डेमोग्राफिक जानने के लिए वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द टिपिकल एज रेंज ऑफ योर आइडियल कस्टमर। तो अब ये तो आपको पता है आपका प्रोडक्ट आपका वो मिलेनियल्स के लिए है या फिर जेंजी के लिए या फिर ओल्ड एज के लिए है या फिर किड्स के लिए या न्यू बॉर्न के लिए है। तो वो आप रेंज बताते हो। फिर ये डेमोग्राफिक की डिटेल्स आप सारी बता देते हैं। वो जेंडर आपको पता होना चाहिए। उसके साइकोग्राफिक्स की आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है ना, पर्सोना आपके पास नहीं है लेकिन आप कस्टमर को तो आप जानते हो ना थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से आपके उसके चैलेंजेस क्या हैं? तो अगर इसमें किसी का जवाब आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हो कि आई डोंट नो। तो वो चैट जीपीटी अपने हिसाब से उसका पर्सोना बनाएगा। वो पूछता है उसका आपका बायर बिहेवियर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चैट जीपीटी खुद आपको बना कर देगा। तो ये डिटेल्स जो चैट जीपीटी ने आपसे पूछी हैं, जो जो आपको पता है आप बता दीजिए, जो जो आपको नहीं पता है आप बता दीजिए आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई डोंट नो, या फिर आई हैव नो आइडिया। ओके, इस तरह से आप अपना कस्टमर पर्सोना बना सकते हैं। एक अगर आपके कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं तो हर प्रोडक्ट और हर सर्विसेज का डिफरेंट कस्टमर पर्सोना भी बनेगा। एक कस्टमर पर्सोना नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप अगर डायपर्स ही बेचते हैं और आपके पास डिफरेंट साइज के डायपर्स हैं, वो न्यू बॉर्न से लेकर और एडल्ट डायपर्स तक हैं, तो हर डायपर का कस्टमर पर्सोना भी अलग हो गया ना। आपके एडल्ट डायपर्स का कस्टमर पर्सोना अलग होगा, इन्फेंट्स का अलग होगा, न्यूबॉर्न्स का अलग होगा। तो उसके हिसाब से ही आप कस्टमर पर्सोना बनाते हैं और उस कस्टमर पर्सोना के बिहाफ पर ही आप कुछ मार्केटिंग कंटेंट बनाएंगे, वेबसाइट कंटेंट बनाएंगे, सोशल मीडिया कंटेंट बनाएंगे। तो कस्टमर पर्सोना बनाने के लिए भी डिजिटल मार्केटर्स चैट जीपीटी का यूज करते हैं। मूविंग ऑन, ई बुक क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मार्केटर्स। उसके लिए भी सेम फॉर्मूला ही है। आप एक ही बारी में अपने पूरी ई बुक नहीं बनाएंगे, आप उसको भी टुकड़ों में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले टाइटल के लिए सजेशन लेंगे। जैसे हमने ब्लॉग लिखा वैसे ही ई बुक लिखी जाती है, लेकिन ई बुक को आप और डिटेल में लिखते हो। ई बुक 700-800 वर्ड की नहीं होती है, वो ज़्यादा की होती है। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली ई बुक होती है कि वो बुक तो लगे, ब्लॉग ना लगे। तो बुक लगने के लिए वो कम से कम 30-40 पेज की तो होनी चाहिए, कम से कम है, वरना तो 80-90-100 पेजेस की भी ई बुक होती हैं। तो ई बुक बनाने के लिए आपको बहुत डिटेल में कंटेंट बनाना पड़ेगा, और डिटेल में कंटेंट बनाने के लिए आपको अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा ब्रेक करना पड़ेगा, और हर टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में बात करनी पड़ेगी। आपको पहले टाइटल जनरेट करने होंगे, उन टाइटल में से एक सेलेक्ट करके उसके फिर चैप्टर्स बनाने होंगे, फिर चैप्टर्स की आउटलाइन बनानी होगी, फिर आउटलाइन का कंटेंट बनाना होगा। ठीक है, तो ई बुक का भी वही फॉर्मूला है, वही बेस्ट फॉर्मूला रहता है कि आप ब्रेक कर दीजिए अपने सारे स्टेप्स को। टाइटल, कीवर्ड, चैप्टर्स, फिर आउटलाइन, फिर डिटेल, फिर एग्जाम्पल्स, फिर बुलेट पॉइंट्स, फिर कंक्लूजन, इंट्रो, आउट्रो, ये सारी चीज़ें आप ई बुक बनाने में आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, लेकिन कंटेंट को ब्रेक करके बनाना पड़ेगा। तो ये था आपके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ यूज़ के सिनेरियोज जिसमें डिजिटल मार्केटर्स चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्रोम एक्सटेंशंस की चैट जीपीटी के लिए, जिसमें सबसे पावरफुल और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे वो है AI PRM। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है और आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए आपने अभी बहुत कुछ मिस किया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल है, आप क्रोम के जो वेब स्टोर है वहाँ जाइए, वहाँ पर AI PRM टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसको मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, मुझे सिर्फ इनेबल करना है, मैंने उसको इनेबल कर दिया। आपके ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम, जब वो ऐड हो जाएगा तो आपको वो यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिख जाएगा। मैं जब इसको चैट जीपीटी में ओपन करता हूँ तो इसका नक्शा ही बदल जाएगा। अभी देखिए ये लोड हो गया, ये लोड हो गया तो मेरा चैट जीपीटी का पूरा विजन ही चेंज हो गया। अब ये काम कैसे करता है? ये आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स बनाकर देता है। जैसे हमने अभी डिस्कस करे इतने सारे प्रॉम्प्ट्स और इतने सारी टेक्निक्स, वो आपको बहुत हेल्प करेगा
प्रॉम्प्ट्स बनाने में, मतलब अच्छे प्रॉम्प्ट्स बनाने में। तो ये फ्री भी है और पेड भी है, दोनों के साथ काम करता है, फ्री चैट जीपीटी के साथ भी और पेड के साथ भी। यहाँ आपको दिख जाएगा कि ये वाला प्रॉम्प्ट 4.5 मतलब प्लस वर्जन के साथ ही काम करेगा, ये फ्री वाले के साथ काम करेगा। तो यहाँ पर आपको हज़ारों, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 5,328 प्रॉम्प्ट आज के टाइम पर है, लेकिन इसमें लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जब आप कोई प्रॉम्प्ट बनाओगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता है कि इसको प्राइवेट प्रॉम्प्ट रखना है या फिर पब्लिक प्रॉम्प्ट करना है। तो अगर पब्लिक प्रॉम्प्ट है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, जितना लोग उसको यूज़ करेंगे, जितना लोग उसको लाइक करेंगे, वो उतना उसकी रैंकिंग बढ़ती चली जाती है। तो आप जो लोगों ने पब्लिक अपने प्रॉम्प्ट्स बना रखे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे बायर पर्सोना लेजेंड, ओके, जनरेट डिटेल्ड यूजर पर्सोना फॉर योर बिजनेस विद नीटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल। ठीक है, अब मैं इसको आपको टेस्टिंग के लिए दिखा सकता हूँ, वरना यहाँ पर बहुत कुछ है बताने के लिए। इस बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है, एक्सटेंशन है चैट जीपीटी के लिए, आप इसको मिस कर ही नहीं सकते। इसके आप अगर देखें 1 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं, तो ये बहुत फेमस है और बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर पर्सोना बनाना है, तो मैं कस्टमर पर्सोना पे क्लिक करता हूँ। मेरी यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट विंडो थी वो भी चेंज हो गई, आपने देखा होगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बायर पर्सोना, और अब मैं ये चाहता हूँ कि वो किस लैंग्वेज में आउटपुट निकले, तो वो भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी हम डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ही रखेंगे, जो हमारे सिस्टम की चैट जीपीटी की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वही यहाँ पर दिखेगी, अदरवाइज हम चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो टोन कैसी होगी, इमोशनल होगी या फिर डिफ़ॉल्ट होगी। अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। फिर राइटिंग स्टाइल किस तरह का होगा, पोएटिक होगा या डिफ़ॉल्ट होगा। हमें अपग्रेड करना होगा ज़्यादा ऑप्शंस लेने के लिए, लेकिन अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। अब यहाँ पर वो पूछता है कि व्हाट डज योर बिजनेस सेल एंड वेयर आर योर क्लाइंट्स। तो हमें पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस कमांड के पीछे छुपे हुए प्रॉम्प्ट की पूरी लिस्ट होगी। बहुत अच्छा सा बड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखा होगा, जो हमें यहाँ दिखता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सा बड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखा होगा। हमें सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि हमारा क्या बिजनेस है और हमारा क्लाइंट कहाँ है। सिर्फ 2 चीज़ें बतानी है। लेट्स से स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन मुंबई इंडिया। ठीक है, हमें सिर्फ ये लिखना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, वो एआई पीआरएम की जो प्रॉम्प्ट है उसको पूरे को यूज करके, और आपने जो रेफरेंस दिया है अपने बिजनेस का, उसको यूज करके कस्टमर पर्सोना बना देता है। देखिए, अब आप उसका नाम भी आ गया, एज आ गया है, उसका अब ये इमेजिनरी कस्टमर है ना, हमारा वर्चुअल कस्टमर होता है, जो पर्सोना बनता है हमारा इमेजिनरी होता है। लेकिन आपको यहाँ बहुत डिटेल उसकी मिल जाती हैं। आपको, क्योंकि हम स्किन केयर की हम बात कर रहे हैं, हमने मुंबई ये बात करा कि एक अर्बन एरिया के अंदर एक स्किन केयर की बात कर रहे हैं, तो वो स्किन केयर फीमेल हमारा कस्टमर हो सकता है। अब यहाँ पर वही अ यंग अर्बन प्रोफेशनल वुमन इन मुंबई हु यूजेस सेल्फ केयर is conscious about skin health and seeks effective yet affordable skincare product suited for Indian climate and skin types। ठीक है, ये हमारे कस्टमर का, हमारे यूजर का डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारे प्रोडक्ट की, और उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, पर्सनल एस्पिरेशंस क्या है हमारे कस्टमर की, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, पेन पॉइंट उसके हैं एक्ने, पिगमेंटेशन, पोल्यूशन रिलेटेड स्किन डैमेज, लैक ऑफ टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स रूटीन, है ना। अब अर्बन कस्टमर हमारा है तो उसको पोल्यूशन से भी रोज जूझना पड़ता है, उसको एक्ने है, उसको पिगमेंटेशन हो सकती है, और उसके पास टाइम भी नहीं है अपनी स्किन को केयर करने के लिए। तो वो हमारे कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं। उसके मेन चैलेंजेस क्या हैं, फाइंडिंग ट्रस्टवर्दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट सूट इंडियन स्किन एंड क्लाइमेट, ये उसका चैलेंज है। तो और उसकी फिर नीड्स क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, ये सारा कस्टमर पर्सोना हमारा बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया है। सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये बताया था कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और हमारा कस्टमर कहाँ रहता है। सिर्फ इन दो डिटेल्स के ऊपर और AIPRM के मैजिक के को मिलाकर हमारा इतना अच्छा कस्टमर पर्सोना बन गया। ओके, तो इसी तरह से आप दूसरे भी जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
और यहाँ बहुत सारे हैं, इसको आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कौन से हैं जो आप खुद बनाएंगे प्रॉम्प्ट्स, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। कुछ AIPRM के आप अपग्रेड करना पड़ेगा इसके लिए। जो स्पेशली AIPRM ने बनाए हैं प्रॉम्प्ट्स वो यहाँ आपको दिखेंगे, इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है। इसके चार्ज आई थिंक $20 पर मंथ के हैं, एक्सपेंसिव है थोड़ा ये भी। वरना आप पब्लिक प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने प्रॉम्प्ट्स ही बना सकते हैं। अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को थोड़ा बहुत तो सीख गए होंगे मेरी इस वीडियो को देखकर। आई एम श्योर आप इसको और स्टडी करेंगे और रिसर्च करेंगे और अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जब आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स खुद ही बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी के अंदर भी अपने जीपीटीज खुद बना सकते हैं, वो भी यही प्रॉम्प्ट्स हैं, वो भी प्लगइन्स ही हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्लस यूज़र होना ज़रूरी है। लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है अगर आपके खुद के जीपीटी होंगे, आपके खुद के प्रॉम्प्ट्स होंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो AIPRM एक मस्ट हैव एक्सटेंशन है चैट जीपीटी के लिए। ये क्रोम के लिए भी है और एज के लिए भी है, और शायद क्लाउड के लिए भी AIPRM का एक्सटेंशन अवेलेबल है। तो चैट जीपीटी में ये आप फौरन इंस्टॉल करेंगे, ये पहला प्लगइन है जो आप इंस्टॉल करेंगे। दूसरा प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे टोकन काउंटर, चैट जीपीटी टोकन काउंटर एक्सटेंशन। ये दूसरा एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे, ये भी मेरे पास डाउनलोडेड है। मैं इसको इनेबल करके आपको दिखा देता हूँ इसके फायदे क्या हैं। जब हम चैट जीपीटी पर होते हैं, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, तो यहाँ आपको राइट साइड में दिखता रहेगा कि आपने कितने टोकन्स कंज्यूम कर लिए हैं और आपने कितने वर्ड्स जनरेट कर लिए हैं। अब इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप ट्रैक लगा सकते हैं अपने टोकन्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप फ्री प्लान पर हैं तो आपको 4000 मिलेंगे टोकन्स हर कॉन्टेक्स्ट विंडो का। तो आपने कंटेंट को क्वालिटी रखने के लिए आपको टोकन्स जो उसका जो कोटा है उसके अंदर अपना ही जो कंटेंट है उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते रहोगे, यहाँ राइट साइड में आपको दिखता रहेगा आपने कितने कंटेंट कंज्यूम, कितने टोकन्स कंज्यूम कर लिए हैं और कितने वर्ड्स क्रिएट कर लिए हैं। तो जब आपको लगे कि मेरे 4000 टोकन्स कंज्यूम हो गए हैं, तो आप इस विंडो को यूज मत करिए, आप एक नई चैट शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो मस्ट हैव एक्सटेंशन है जो आपको फौरन इंस्टॉल कर देने हैं, AIPRM और दूसरा टोकन काउंटर। इसका नाम है चैट जीपीटी टोकन काउंटर। ठीक है, इसके भी 4000 यूजर्स हैं और बहुत अच्छा प्लगइन है, सब इसको यूज करते हैं। ओके, तो मूविंग ऑन, फिर कुछ एक्सटेंशन हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैट जीपीटी के लिए। अब कुछ और क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको। उसमें सबसे पहले है चैट जीपीटी फॉर क्रोम। चैट जीपीटी का अपना क्रोम एक्सटेंशन है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, जो बहुत ही अच्छा प्लगइन है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी एवरीवेयर या घोस्ट राइटर, चैट जीपीटी जीनियस, क्विक चैट, मर्लिन। ये बहुत अच्छा है एक्सटेंशन, जिससे आप उस पेज के, उस वेबसाइट के बारे में समरी ले सकते हैं, कुछ पॉइंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई किसी ब्लॉग पर हैं, तो वहीं आपका एक एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर रखा है अगर मर्लिन, तो आप वहीं उस विंडो के ऊपर ही उस पूरे पेज की समरी ले सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। फिर है चैट जीपीटी राइटर, कंपोज AI, चैट जीपीटी प्रॉम्प्टर और जीनियस फाइंडर। ये सारे क्रोम एक्सटेंशंस हैं, कुछ अच्छे कुछ बहुत अच्छे, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता था कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये चैट जीपीटी को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, लेकिन ये चैट जीपीटी बैकएंड पे यूज़ करते हैं, या फिर ये भी LLM हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्रोम एक्सटेंशन हैं, सजेशंस मेरे, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ GPTs की। GPT होते हैं, अगर हम यहाँ वापस जाए अपने चैट जीपीटी के ऊपर, तो लेफ्ट साइड में, मैं ये विंडो थोड़ी पहले बंद कर देता हूँ और हम एक नई चैट पे जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं GPTs। अब GPTs भी क्या है, ये पहले प्लगइन्स होते थे, तो समझ लीजिए ये चैट जीपीटी के प्लगइन्स हैं या फिर एप्स हैं जो चैट जीपीटी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको और बेटर बना देते हैं और अच्छा बना देते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा प्रॉम्प्ट परफेक्ट।
प्रॉम्प्ट परफेक्ट क्या करता है, वो आपके प्रॉम्प्ट को, आपके सिंपल प्रॉम्प्ट को बहुत एनहांस कर देता है। जैसे हम इनको इंस्टॉल नहीं करना हो तो आप सीधा स्टार्ट चैटिंग कर सकते हैं। तो अगर अब जब ये एक्टिव होगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि अभी प्रॉम्प्ट परफेक्ट एक्टिव है। जो भी आप जीपीटी यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर अगर एक्टिव है तो यहाँ आपको दिख जाएगा। अब मैं आई एम सॉरी, मैं इसकी जो ये प्रो में ही काम करता है, प्लस में काम करता है, तो वो लिमिट है हमने कंज्यूम कर ली है। अदरवाइज आप इसको नॉर्मली भी यूज करेंगे तो जो भी आप कमांड देंगे तो वो चैट जीपीटी पे जाने से पहले उसको प्रॉम्प्ट परफेक्ट फिल्टर करेगा और उसको एक इनहैंस प्रॉम्प्ट बना देगा, फिर वो चैट जीपीटी को देता है, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। दूसरा, फिर हम वापस चैट जीपीटी पर जाते हैं। दूसरा है एआई ह्यूमनाइजर। इसके 7 मिलियन यूसेज हैं। देखिए यहाँ पर भी जीपीटी को भी आप जब इंस्टॉल करें, जब आप यूज करें तो उसके, जैसे हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम वर्डप्रेस के अंदर भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो हम उसके देखते हैं पहले यूजर्स क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो कोई भी जीपीटी आप यूज मत करिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वही जीपीटी यूज करिए जो कि फेमस है। सारे चैट जीपीटी ना तो सेफ होंगे और ना ही अच्छे होंगे। वो आपके चैट जीपीटी को भी स्लो करेंगे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो सकती हैं। तो वही जीपीटीज यूज करिए जो जिनकी क्रेडिबिलिटी आपको यहाँ दिखती है। वो दिखेगी कैसे? यहाँ पे आपको दिखती है उसकी रेटिंग, उसकी जो रैंकिंग है चैट जीपीटी के ऊपर वो, और कितने कॉन्वर्सेशंस वो कर चुका है अभी तक। तो ये ह्यूमनाइजर है, ये आपके कंटेंट को का जो टोन है वो ह्यूमनाइज कर देता है। फिर जो चैट जीपीटी की या फिर एआई डिटेक्शन टूल है वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये उस लिए अगर आप कंटेंट जनरेट करना चाहते हो जो ह्यूमनाइज टोन के अंदर हो तो ये चैट जीपीटी उसके लिए है। इसकी अपनी वेबसाइट भी है और ये जब लिंक हो जाता है चैट जीपीटी के साथ तो फिर जो कंटेंट जनरेट होगा चैट जीपीटी के ऊपर भी वो भी ह्यूमनाइज्ड होगा। ओके, रोबोटिक नहीं लगता फिर। ओके, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक है फिर एआई पीडीएफ ड्राइव, ये वाला। इसका काम ये है कि ये आप इस पर वैसे तो आप चैट जीपीटी के ऊपर भी अपने फाइल को अपलोड करके, पीडीएफ अपलोड करके अपने कंटेंट को पोस्ट सकते हो, लेकिन एआई पीडीएफ ड्राइव का फायदा ये है कि आप इस पे पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, एक्सेल अपलोड कर सकते हो और उसके बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप अपने कंटेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है इस प्लगइन, इस जीपीटी की भी। फिर नेक्स्ट है जो बहुत फेमस है वो है वॉल्फ्रैम। वॉल्फ्रैम, अब ये अगर आप कुछ मैथ प्रॉब्लम करते हैं या फिर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर आप सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए वॉल्फ्रैम बहुत ही इफ़ेक्टिव जीपीटी है। आपको साइट मैप बनाना है, आपको डायग्राम बनानी है, आप उसके लिए वॉल्फ्रैम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक जीपीटी है जो आप डायग्राम बनाने के लिए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर है विम्सिकल। विम्सिकल भी डायग्राम बनाने के काम आता है। इसको भी आप फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, माइंड मैप्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंसेस बनाने के लिए तो आपने जब कोई भी, अगर जैसे आप चैट जीपीटी पे कुछ काम कर रहे हैं और आपने कुछ प्लानिंग करी है, कुछ फ्लो चार्ट बनाया है, कुछ प्लानिंग के लिए डॉक्यूमेंट बनाया है, लेकिन आप उसका कुछ विजुअली डायग्राम सीखना चाहते हो कि बन जाए, तो चैट जीपीटी के अंदर ही वो फीचर ऐड हो जाएगी। आप विम्सिकल के थ्रू उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, उसके माइंड मैप बना सकते हो, फिर वहां से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं। फिर है अब तो आप चैट जीपीटी को ज़ैपियर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और ज़ैपियर से
कनेक्ट करने के बाद तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। फिर तो आप हज़ारों लाखों ऐप्स हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो तो प्रोडक्टिविटी के लिए, कंटेंट एक्सचेंज करने के लिए आपके बहुत काम आता है। प्रोडक्टिविटी के लिए ऑटोमेशन के काम बहुत आएगा। आप एक ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हो ज़ेपियर के थ्रू कि आप अगर ईमेल लिखना चाहते हो तो चैट जीपीटी आपके लिए ईमेल लिख देगा और उसको ड्राफ्ट में सेव कर देगा। आप कुछ और ऑटोमेशन बनाना चाहते हो, आप मीटिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, हज़ारों ऑप्शंस हैं। फिर तो अगर आप ज़ेपियर से अगर चैट जीपीटी को कनेक्ट कर दें तो चैट जीपीटी आपके लिए कंटेंट बनाएगा, उसको ज़ेपियर ऑटोमेशन के अंदर, आपके ईमेल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आप उसको। देन स्काई इज़ द लिमिट। फिर है आपका विज़ला। अब विज़ला शायद आप जानते हों, ये वीडियो क्रिएशन, एआई वीडियो क्रिएशन का एक सर्विस है जो चैट जीपीटी के साथ आप लिंक कर सकते हो कि आप कंटेंट और स्क्रिप्ट यहाँ पर चैट जीपीटी बनाएंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे विज़ला के साथ, तो आपका कंटेंट वहाँ पर विजुलाइज होकर वीडियो बन जाता है। फिर सोरा है एक टूल जो चैट जीपीटी का ही है, ये खाली पेड वर्जन्स के लिए है। सोरा में भी आप वीडियोस बना सकते हैं। ये देखिए पब्लिक ने वीडियो बना रखी है, ये इमेज है, ये वीडियो है और इस तरह के वीडियोस भी आप सोरा के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लेकिन प्लस वर्जन में ही मिलता है, ये पेड वर्जन का ही पार्ट है, ये फ्री में आप नहीं कर सकते। तो अगर आप वीडियो जनरेट करना चाहते हैं चैट जीपीटी के थ्रू और सोरा के थ्रू, तो सोरा आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस देता है जनरेट करने के वीडियोस। राइट, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर है हमारे पास स्पीक एआई। अब स्पीक एआई क्या करता है, अगर आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो स्पीक एआई इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल और प्रैक्टिस एंड राइटिंग टू जो जीपीटी है बहुत हेल्पफुल होता है। आइल्स या टोफल के एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराता है आपकी। आपको अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ानी है या फिर आपको कोई चाहिए जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर कर इंग्लिश अपनी बेटर कर सकें, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप जितना उसको यूज़ करेंगे, जितना उसमें कॉन्वर्सेशन करेंगे, उतनी आपकी वो अच्छी होती चली जाएगी लैंग्वेज। तो स्पेशली हम अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये प्लगइन आप चेकआउट कर सकते हैं, ये जीपीटी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये फ्री और पेड दोनों हैं। तो ये आपके बहुत काम आएगा। एज ए टीचर काम करता है, आपको ग्रामर समझाना, आपको लॉजिक समझाना, आपको लैंग्वेज सिखाना, वर्ड सब कुछ सिखाने का काम आता है, स्पेशली फॉर इंग्लिश। तो ये मुझे मेंशन करना था, लेकिन क्योंकि अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वुड बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये थे कुछ जीपीटीज जो मैं डिस्कस करना चाहता था अबाउट प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे बहुत सारे जीपीटीज हैं जो आपको जीपीटी सेक्शन में मिल जाएंगे और यही पावर है चैट जीपीटी की, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। डीप सीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ कंटेंट जनरेट करने के लिए है, वहाँ पर आपको ये सारी फीचर्स नहीं मिलेंगी। चैट जीपीटी एक प्रोडक्टिविटी टूल है, ये खाली एलएलएम नहीं है। ये एक प्रोडक्टिविटी टूल है जो आपका न सिर्फ कंटेंट जनरेट करने में हेल्प करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करता है। और वो प्रोडक्टिविटी और अच्छी इम्प्रूव हो जाती है जब आप इन जीपीटीज का यूज़ करते हो चैट जीपीटी के साथ। तो जीपीटी सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएंगी कि राइटिंग के जीपीटी चाहिए आपको, प्रोडक्टिविटी के लिए, रिसर्च एनालिसिस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ये डाले इमेज के लिए या फिर प्रोग्रामिंग के लिए, आप सब चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी में जाके देखें तो यहाँ पर आपको ये टॉप 6 दिख जाएंगे जो अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी टॉप 6 में है। लेकिन अगर आपको और भी चेकआउट करने हैं तो आप यहाँ से सी मोर करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हज़ारों ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर चेकआउट करिए, ये आपकी प्रोडक्टिविटी में जान डाल देते हैं और चैट जीपीटी को और पावरफुल बना देते हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस कोर्स। आई होप आई कुड एड सम वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ सिखाने में कामयाब हो गया हूँ। कुछ कमी रही हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी सीखता रहता हूँ, मैं भी सीखता सिखाता रहता हूँ। जितना मैं सिखाता हूँ उतना मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ छूट गया हो, कुछ कमी रह गई हो तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।